So hello people, this is your channel CATV and in this video we will going to revise A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में वही जैसा हर वीडियो में रिपीट तो करता ही हूँ कि क्या करेंगे, हम स्टडी में ऐड करेंगे, पीएम करेंगे, देन हम वही है हमारे एएस स्ट्रक्चर के नोट्स ओपन करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि सिंस पीएम हमारा नवंबर 17 तक है, देन उसके बाद हमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस करने के। ओके तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को हमने 10 पार्ट्स में बांट के रखा है, तो हम इधर पढ़ते रहेंगे और एटलीस्ट आपको ये दिखता रहेगा कि चलो ठीक है यार, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, राइट। सो ये चीज़ें होना ज़रूरी भी है, अनलेस नहीं तो आप जो है पढ़ते जाएंगे और हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी साथ में चलता रहेगा। ठीक है, और या तो आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसको एक जगह नोट कर लो। ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से ये टिक करते जाना कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक ओवर हो गया। ओके, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर एग्री फॉर फिक्स प्राइस, वो कॉन्ट्रैक्टर एग्री रहता है फॉर फिक्स प्राइस। ठीक है, जहाँ पे फिक्स प्राइस रहता है, या इनफैक्ट अगर इफ़ यूनिट वाइज, मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में यूनिट वाइज चीज़ें हैं, तो जैसे 10,000 यूनिट है और यूनिट का प्राइस इतना है, तो फिक्स रेट पर यूनिट, तो यूनिट का रेट फिक्स रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स रहता है, यूनिट बेस है तो यूनिट का रेट जो है वो फिक्स रहेगा। यही बात आती है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉस्ट जो लगेगी वो लगेगी, पर साथ ही साथ जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज फिक्स रहता है। बात करें तो प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो पहला हमने पढ़ा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें प्राइस फिक्स रहता है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट कितनी भी लगी है, प्रॉफिट फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए इस तरीके से ये टेबल बनी थी, राइट। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या क्या चीज़ें आती है, ये मई 18 और नवंबर 18 की जब हम आरटीपी करेंगे तब उसमें हम बेटर तरीके से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको करने की है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में मई 18 नवंबर 18 की आरटीपी देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या आता है, रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से जो रिवेन्यू है तो वो रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट प्लस एस्केलेशन। ठीक है, तो हमने रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट से जो हमको रिवेन्यू जो एग्रीड है, कुछ एस्केलेशन हुआ है तो एस्केलेशन, कुछ वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, कस्टमर ही कुछ वेरिएशन कर देता है, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव, नेगेटिव में तो माइनस कर दो। कुछ क्लेम जो कॉन्ट्रैक्टी मतलब कस्टमर से रिसीव करता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ कॉस्ट करा है तो उस कॉस्ट का रीइंबर्समेंट वो लेता है, तो ऐसे केस में वो क्लेम वो भी ऐड होता है। साथ ही साथ जो है इंसेंटिव कुछ मिलता है, जैसे कि आपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो कुछ आपको इंसेंटिव है, तो इंसेंटिव भी आपको मिलते हैं। ये मैंने अभी आपको ऊपर से लेमन सेंस में बताया, जहाँ पे रिवेन्यू की बात हो गई, एस्केलेशन की बात हो गई, वेरिएशन तो रिवेन्यू की बात हो गई, एस्केलेशन क्लॉज के इफेक्ट की बात हो गई, वेरिएशन क्लेम और इंसेंटिव। अच्छा हुआ तो इंसेंटिव, बुरा हुआ तो पेनल्टी। ठीक है, वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन क्लेम और इंसेंटिव में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले वेरिएशन में स्टार मार्क करके रखा है और क्लेम में भी स्टार मार्क करके रखा है। क्लेम में एक एग्जांपल इधर लिखने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर ने कोई सा कॉस्ट इंकर कराया है, उसका रीइंबर्समेंट करवाना है, तो वो फिर कॉस्ट का रीइंबर्समेंट इधर ऐड हो जाएगा रिवेन्यू में। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अगर आप कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में भी जाएगा, तो रीइंबर्समेंट होगा तो फिर वो भी इसको भी लो। ठीक है, अब आती है वेरिएशन की बात। वेरिएशन में ऐसा है कि वेरिएशन को तभी माना जाएगा जब वो वेरिएशन आप मेजर कर सकते हो। कुछ वेरिएशन करना है, कुछ वेरिएशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो मेजरेबल है मतलब वो क्वांटिफाइबल है, एंड देयर इज सर्टेनिटी, अगर सर्टेनिटी है मिलने की तो ऐड कर देना, सर्टेनिटी है देने की तो लेस कर देना। तो मेजर कर सकते हो और सर्टेनिटी हो, और सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ आपके पास एविडेंसेस हो, कुछ आपके पास सर्टेनिटी ऑलवेज बैक्ड अप बाय एविडेंसेस, कुछ एविडेंसेस हो जिससे लग रहा है कि यार ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब प्रीवियस आपका पहला पुराना एक्सपीरियंस है कि ऐसा हो जाता है, दैट डजंट मीन कि सर्टेनिटी है। ठीक है, तो सर्टेनिटी शुड हैव सम फैक्चुअल एविडेंसेस। ठीक है, आपके पुराने एक्सपीरियंस, आपका पास्ट ट्रेंड, वो सर्टेनिटी का एविडेंस नहीं होता। जैसे कि इंसेंटिव की बात करें, क्लेम की हमने बात कर ली, क्लेम में भी ऐसा ही है कि वो मेजर क्वांटिफाइबल होगा, देखो क्वांटिफाइबल होगा तभी तो लेकर आएंगे, वो सर्टेनिटी होना चाहिए। इंसेंटिव में भी ऐसा है कि इंसेंटिव में भी सर्टेनिटी होना चाहिए। जैसे कि
आपको जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपको सड़क बनाने की है, ठीक है। अब आपने सड़क बनाना चालू नहीं करा, पर आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने जब भी सड़क बनाई है टाइम पे ही बनाई है और इंसेंटिव तो मेरे को मिल जाएगा। अब मेरे को बताओ, ये आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपकी सर्टेनिटी में थोड़ी ना आएगा, राइट। और इसको आपको स्टडी मटेरियल और पीएम के क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ये कोई सर्टेनिटी शो नहीं करता है। तो सर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी शो नहीं करता है कि आप स्टैंडर्ड्स को मीट कर लोगे जस्ट बिकॉज आपके पास में आपने स्टैंडर्ड्स मीट करे। जैसे केस में इंसेंटिव को ऐड मत करना, ठीक है, क्योंकि सर्टेनिटी isn't a previous experience, certainty should be backed up by the evidences, right। फिर आती है बात कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया वेरिएशन की बात हो गई, ठीक है। हमने वेरिएशन मतलब इन केस हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात कर ली, इधर हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पढ़ लिया, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया हमने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी कर लिया। सी आपको लगेगा कि यार ये कितनी लंबा चलेगा, बट देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सर्टेनिटी, ये मई 18 नवंबर 18 आरटीपी, ये सब इसलिए अभी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लिखा है ताकि आपको लगे कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम आरटीपी में क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ जब हम क्वेश्चन करेंगे एसएमपीएम के तो वो मार्क भी कर देंगे कि कौन से पीएम का क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है ना इंक्लूडेड है, ठीक। तो थोड़ा सा और वो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बात करें तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हम समझते हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो होता है ना, हम पहले निकालते हैं उसको, और वो जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ना, हम वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे अप्लाई करते हैं। वो इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि हमको सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग डेट पे इनकम और एक्सपेंडिचर तो बताना ही पड़ेगा, रिवेन्यू और कॉस्ट बताना ही पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे 5 साल का जा रहा है, तो अगर पहले साल में अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन मतलब कितना कंप्लीट करा, सपोज करो 20% कंप्लीट करा, तो फिर 20% तक का हम उसका इनकम और एक्सपेंडिचर बुक कर सकते हैं। इसलिए हमको स्टेज ऑफ कंप्लीशन को समझना पड़ेगा। अब इसलिए लिखा हुआ है कि दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज विद रिस्पेक्ट टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू है वो तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन से ही तो डिसाइड होगा, ठीक है। तभी तो आप रिपोर्टिंग डेट पे जो है आप बताओगे रिपोर्टिंग डेट पे। तो क्या बोलते हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन एट रिपोर्टिंग डेट। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपका रिपोर्टिंग डेट पे देख लेंगे, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डिटरमाइन हो जाएगा। अब देखो समझो क्या बोला है, कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड और टेक्निकल सर्वे मेथड। ये होता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के तरीके। कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि टोटल कॉस्ट कितनी इंकर करी डिवाइड बाय टोटल इंकर्ड, टोटल कॉस्ट कितनी इंकर्ड कर दी डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट इंकर्ड प्लस एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड, तो परसेंटेज हो गया, ठीक है। टोटल कॉस्ट इंकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इंकर्ड प्लस एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट इंकर्ड प्लस एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक हमने परचेस किया और कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है, तो सी वो क्लोजिंग स्टॉक में कुछ पड़ा हुआ है वो नहीं आएगा। चलो ठीक है, वो जो क्लोजिंग स्टॉक का है वो क्लोजिंग स्टॉक का मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बता दूंगा। तो कॉस्ट इंकर्ड और टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड की मेरे को पता है कि एक्सपेक्टेड है 100 करोड़ और मैंने 20 करोड़ अभी स्पेंड कर दिया है, तो ऐसे केस में 20% है। या ऐसा तरीका है, टोटल कॉस्ट इंकर्ड को हम बोलते हैं कॉस्ट टू डेट, और कॉस्ट टू डेट में जो है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों आते हैं। तो कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय कॉस्ट टू डेट प्लस एक्सपेक्टेड फर्दर कॉस्ट, ठीक है। तो या तो हम टोटलिटी से बात कर ले कि इतना कर लिया है और नीचे टोटल हम इतना करने वाले हैं, या तो ऐसी बात कर ले कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय कॉस्ट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड फर्दर, ये फर्दर वाले एस्टिमेशन है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड। टेक्निकल सर्वे मेथड में तो एक टेक्निकल बंदा ही आपको बता देगा कि देखो रिपोर्टिंग डेट पे इतना परसेंटेज ओवर हो गया है, तो वो टेक्निकल सर्वे मेथड है। चलो इस तरीके से आप जो है स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल सकते हो। आती है बात कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू की। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू को आप रिकॉग्नाइज कब करोगे, वो रिकॉग्नाइज तभी करोगे जब सर्टेनिटी हो, ठीक है। यार ये मिलने वाला है मेरे को, सर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड कलेक्शन। आप तो उसको क्वान्टिफाई भी कर सकते हो और सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन हो, ठीक है। जैसे ही सब की तरह ये भी ऐसा ही है कि तभी भी रिकॉर्ड करेंगे। पर व्हाट इफ आउटकम इजंट प्रोबेबल। अब समझो, व्हाट इफ आउटकम इज नॉट प्रोबेबल, बोलना चाह रहे हैं सपोज करो कि तुम तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू ये सब चल रहा है,
पर तुमको बाद में पता चला कि जो आउटकम है वो तो प्रोबेबल ही नहीं है, प्रोबेबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, जब आउटकम आपका उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोबेबल ही नहीं है, मतलब रिवेन्यू होने ही नहीं वाला। जब रिवेन्यू नहीं होने वाला मतलब कि अब रिवेन्यू कैसे बुक, क्या करेंगे रिवेन्यू बुक, तो रिवेन्यू में रिवेन्यू सिर्फ उतनी ही बुक करना, रिवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिकवरेबल कॉस्ट। तो रिकवरेबल कॉस्ट जो है आप वो बुक कर लेना, ठीक है। तो ऐसे केस में कॉस्ट जो आप लगा चुके हो कॉन्ट्रैक्ट में, अब तो कॉन्ट्रैक्ट में आउटकम तो नहीं मिलने वाला, पर जो उस कॉस्ट में से जो रिकवरेबल कॉस्ट है उतने एक्सटेंट तक रिवेन्यू बुक कर लेना। दूसरा, व्हाट इफ अर्लियर देयर वाज अनसर्टेनिटी, अर्लियर देयर वाज सर्टेनिटी, पहले सर्टेनिटी थी कि सब रिवेन्यू आने वाला है, देन अनसर्टेनिटी अराइज, बाद में अनसर्टेनिटी हो गई। तो ऐसे केस में हमने रिवेन्यू तो बुक कर लिया था, अब रिवेन्यू बुक कर लिया था, बाद में अनसर्टेनिटी हो गई। देखो एक तो होता है कि पहले से ही अनसर्टेनिटी है तो रिवेन्यू भी बुक नहीं करेंगे, जैसे कि हमको पता है कि आउटकम प्रोबेबल ही नहीं है, जैसे केस में रिवेन्यू भी बुक नहीं करेंगे और रिवेन्यू सिर्फ उतने बुक करेंगे रिकवरेबल कॉस्ट। अब इधर भी ऐसा हुआ कि पहले सर्टेनिटी थी, बाद में अनसर्टेनिटी हो गई है, तो समझो पहले सर्टेनिटी थी, अब जब सर्टेनिटी थी तो ठीक है रिवेन्यू बुक कर लिया, बाद में अनसर्टेनिटी हो गई तो रिवेन्यू माइनस नहीं करेंगे, हम प्रोविजन बना लेंगे, ठीक है। मेक प्रोविजन, रिवेन्यू को एडजस्ट करने की जगह हम प्रोविजन बना लेंगे। चलो फिर हमने जो बात करी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की, कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड और टेक्निकल सर्वे मेथड, तो देखो दो तरीके से फॉर्मेट होते हैं, ये हमको नवंबर 18 और मई 20 के एग्जाम्स में मिलेगा, अभी हम उसको देख लेंगे। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फॉर्मेट में हमको दो तरीके की चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले या तो हमको क्वेश्चन में देकर रखे कि ईयर 1 में इतना कंप्लीट हो गया, ईयर 2 में इतना हो गया, ईयर 3 में इतना हो गया, ईयर 1 में 10%, ईयर 2 में 30%, ईयर 3 में 60%, या तो ऐसा देकर रखे, या तो एक ऐसा देकर रखे कि अप टू ईयर 1 10%, अप टू ईयर 2 का एंड 40%। तो ऐसे केस में आप ईयर 2 का 40% मत मान लेना, क्योंकि वो अप टू ईयर 2 है 40%। तो ऐसे केस में सेकेंड ईयर का सिर्फ 30% है, तो हमको उस तरीके से जो है बुक करना पड़ेगा। फिर जैसे कि अप टू, मतलब कि अप टू ईयर एंड तो वो तो वही है, अप टू थर्ड ईयर एंड जैसे 100% हो गया, तो ऐसे केस में 100 में से 40% माइनस करोगे तो 60% इधर आएगा ईयर 3 का। तो ईयर वाइज या तो डिफ्रेंशिएशन, जैसा जब आपको डिफरेंट दे के रखे तब तो बात ही खत्म है, या तो आपको अप टू दे के रखे, तो याद रखना कि अप टू जब दे के रखे तो आप ये पूरा कैलकुलेट करे हो, उसमें से प्रीवियस माइनस कर देना। फिर आती है बात कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की, ये हम 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए, या एग्रीमेंट वाले कोई से कॉस्ट होते हैं, लिखा पढ़ी वाले सारे कॉस्ट, जिसे टेंडरिंग कॉस्ट, एग्रीमेंट कॉस्ट को प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बोलते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ओवरहेड लगते हैं तो हम उसको एट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होते हैं, जैसे ओवरहेड कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन से असिस्टेंस लेता हूँ, उसको फीस पे करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में एट्रीब्यूशन कर लिया। या एक एसेट है, वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ होती है, तो जो एसेट है जिधर वो इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हुई है, तो उतना डेप्रिसिएशन जो है मैं इसको एट्रीब्यूट कर लेता हूँ। इस तरीके से एक एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है, और एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है जो सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही लगाई गई है। या जैसे कि मैंने कोई सी एसेट पर, जैसे मटेरियल और लेबर, वो तो स्पेसिफिक कॉस्ट में आते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने कोई सी एसेट परचेस करी, एसेट इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही परचेस करी है, बाद में इस एसेट का कोई यूज़ नहीं है, तो ऐसे केस में एसेट कॉस्ट इफ स्पेसिफिकली बाय फॉर दिस, और उसका कोई यूज़ नहीं है फ्यूचर में, तो वो भी इधर ऐड हो जाएगा। या तो कॉस्ट वाइज में इस तरीके से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, या तो एक तरीका है वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और एक्सपेक्टेड फर्दर कॉस्ट, ठीक है। तो या तो मैं ऐसा कर लूँ कि वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब होता है कॉस्ट टू डेट, जो हमने कॉस्ट टू डेट पढ़ा था परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो ऐसे केस में मैं क्या निकाल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकाल रहा हूँ ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में मैं ऐसे निकाल सकता हूँ वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है, कॉस्ट टू डेट हो गया, और एक्सपेक्टेड फर्दर कॉस्ट, तो ये एक्सपेक्टेड फर्दर कॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से मैं कॉस्ट इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। कॉस्ट में एक्सक्लूड होता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये कॉस्ट एक्सक्लूड होते हैं, राइट। तो हमने समझ लिया, ठीक है, कि तीन तरीके की कॉस्ट हम वैसे बुक कर सकते हैं, या तो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और एक्सपेक्टेड फर्दर कॉस्ट, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को बुक कर सकते हैं। फिर आती बात प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस।
प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब क्या है, जब हमको लग रहा है, जब हमको सर्टेन है कि कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट उसकी रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो जिस साल हमें सर्टेन लग रहा है तो हम उसे लॉस बुक कर लेंगे इमीडिएटली, भले ही वो कभी भी लग रहा हो। कॉन्ट्रैक्ट चालू करने के पहले लगाओ, भले ही वर्क जो है हमने कमेंस नहीं करा, ठीक है, भले ही हमें कभी भी लग रहा हो, एट एनी टाइम, भले ही कॉन्ट्रैक्ट कभी चालू नहीं किया है, वर्क कमेंस नहीं किया है या वर्क कमेंस कर चुके हैं, तो किसी भी स्टेज पे हो हमको लग रहा है कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है रिवेन्यू से, तो ऐसे केस में जो है हम लॉस को इमीडिएटली बुक कर देंगे, ठीक है। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हम लॉस को इमीडिएट बुक कर देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि अदर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट है। एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, मेरे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में लॉस आ रहा है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि अदर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी मैं लॉस बुक करूँगा। पर अब जब अदर कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो अगर पार्ट ऑफ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, इज अ पार्ट ऑफ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे केस में तो एडजस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि वही सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो एडजस्ट हो जाएगा। फिर कुछ अपन ने बात करी गाइडेंस नोट ऑन टर्नओवर, तो गाइडेंस नोट ऑन टर्नओवर ऐसा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू है ना वही आपका टर्नओवर होता है, ठीक है। टर्नओवर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू ही आपका टर्नओवर है। डिस्क्लोजर की बात करें तो इसमें डिस्क्लोजर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्लोजर पे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर में जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू तो आप बुक कर लोगे, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन मेथड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जिसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड आएगा, सी इसमें वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड आएगा। अभी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात नहीं करी है, या हम बोल सकते हैं कॉस्ट टू डेट आएगा, पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या कॉस्ट टू डेट हम लिख सकते हैं, तो ये वो आएगा, ठीक है। फिर रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस, तो रिवेन्यू कॉस्ट और प्रॉफिट, ये तीन चीज़ तो अपन ने देख ली। फिर प्रोग्रेस बिलिंग है, प्रोग्रेस बिलिंग मतलब कि अमाउंट रिसीव हो चुका है और अमाउंट टू बी रिसीव उसका टोटल बता के जो है उसको प्रोग्रेस बिलिंग बोला जाता है, ठीक है। फिर आती है रिटेंशंस, रिटेंशंस मतलब कि अमाउंट बिल हो चुका है पर रिसीव करना बचा हुआ है, मतलब कि प्रोग्रेस बिलिंग का अमाउंट हमेशा रिटेंशन से ज़्यादा आएगा, क्योंकि प्रोग्रेस बिलिंग में अमाउंट रिसीव भी हो चुका है और रिसीव होना है, मतलब कि रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, तो प्रोग्रेस बिलिंग में दोनों अमाउंट आएंगे। पर रिटेंशंस में ऐसा अमाउंट है जो मिलना बचा हुआ है, तो जो मिल चुका है वो तो बिल्कुल नहीं आएगा, जो मिलना बचा है, ठीक है, टू बी रिसीव मतलब वही नॉट रिसीव, अभी मिलना बचा हुआ है तो इसकी बिलिंग हो गई है, ठीक है, और उसकी बिलिंग हो गई है, तो ये है रिटेंशंस। फिर आता है ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये आखिरी पॉइंट ये आता है। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस, फिर आता है हमारा प्रोग्रेस बिलिंग, रिटेंशंस एंड ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर कैसे निकलता है, ये 9th वाला पॉइंट है। 9th वाले पॉइंट में ऐसा बोला है कि ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर कैसे निकलता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में हमने प्रॉफिट और लॉस ऐड या लेस करा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में हमने प्रॉफिट और लॉस ऐड या माइनस किया और उसमें से हमने माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया, पेमेंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड। तो समझो इधर ना पेमेंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड दोनों माइनस कर रहे हैं, भले ही वो टू बी रिसीव्ड है तो भी माइनस हो गया, तो ऐसे केस में वो ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर आ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस या माइनस प्रॉफिट और लॉस माइनस प्रोग्रेस बिलिंग, ठीक है, तो बिलिंग हो चुकी है और पेमेंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड है, तो ऐसे केस में जो है वो ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर आ जाता है, ठीक है। अब मेजर चेंज है AS 7 और इंड AS 11 का, तो ये हम तभी करेंगे जब हमने क्वेश्चन में देख लिया हो कि यार इस पे चेंजेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अनलेस अपन तो जो है यहाँ तक अपन ने देख लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रॉस अमाउंट ड्यू देख लिया, हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ग्रॉस अमाउंट ड्यू देख लिया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आता है प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस होता है, और जो प्रोग्रेस बिलिंग है वो माइनस हो जाती है। प्रोग्रेस बिलिंग हमको पता है कि अमाउंट हुआ है, या आया है या नहीं आया है, ठीक है, पर बिल हो चुका है। और रिटेंशन की बात करें तो अमाउंट नहीं आया है और बिल हो चुका है, इस तरीके से हमने बात करी। ग्रॉस अमाउंट ड्यू की भी बात कर ली, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, ये सब की भी बात हो गई। गाइडेंस नोट ऑन टर्नओवर की भी बात हो गई, ठीक है, कि गाइडेंस नोट ऑन टर्नओवर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू ही हमारा टर्नओवर है। फिर हमने प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस की बात करी कि प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस ऐसे है कि अगर आपको लग रहा है कि कॉस्ट लॉस हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में लॉस को उसी वक्त बुक कर लो, किसी भी स्टेज पे हो, ठीक है।
ये हमने प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस पढ़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की हमने तरीके पढ़ लिए, जिसमें हमने प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पढ़ा, एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पढ़ा और स्पेसिफिक कॉस्ट पढ़ा, या वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड प्लस एक्सपेक्टेड फर्दर कॉस्ट। फिर आती बात कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू की। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, ओके, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू मतलब रिवेन्यू हम तभी बुक करेंगे जब सर्टेनिटी हो कंप्लीशन की, ठीक है। और इन केस अगर आउटकम हमारा प्रोबेबल नहीं है तो ऐसे केस में रिवेन्यू नहीं हो सकता। तो उस केस में रिवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ रिकवरेबल कॉस्ट आप बुक कर लो। और व्हाट इफ अर्लियर पहले सर्टेनिटी थी फिर बाद में अनसर्टेनिटी हो गई, तो ऐसे केस में जो है हम प्रोविजन बना देंगे, रिवेन्यू में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बात कर ली हमने, जिसमें कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड होता है और टेक्निकल सर्वे मेथड होता है, ठीक है, जिसके अपन ने फॉर्मेट पढ़ लिया कि इस तरीके से स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपसे पूछा जा सकता है, जिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। और फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात कर ली कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या क्या आता है, कि रिवेन्यू तो आता ही आता है जो एग्रीड है, वेरिएशन, एस्केलेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें भी आता है, ठीक है। और अपन ने ये भी समझा था इसमें कि ये तब भी आता है वेरिएशन और क्लेम जब देयर इज़ अ सर्टेनिटी, और हमारा पुराना एक्सपीरियंस सर्टेनिटी को शो नहीं करता। सर्टेनिटी शुड बी बैक्ड अप बाय द एविडेंसेस। और फिर हमने जो है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करा। अब देखो ये जो हमने पढ़े हैं एक तरीके से प्रोविजंस, अब हम जो है इस पे फटाफट तरीके से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके। सो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये हमने ओपन कर दिया स्टडी मटेरियल। अब जो स्टडी मटेरियल पे कितने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ने ऑब्टेन करा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस रिवर रेवती। ब्रिज बनाना है। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड मतलब कॉस्ट टू डेट बता दिया। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो गया। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड इसकी बात कर ली है। जो हमने डिस्क्लोजर वाले पॉइंट में पढ़ा था वो था प्रोग्रेस बिलिंग, ठीक है ना। वो अंतर होता है प्रोग्रेस बिलिंग और प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव मतलब कि हमको अमाउंट एडवांस में मतलब रिसीव हो चुका है एक तरीके से, और अमाउंट टू बी रिसीव्ड वो 140 है, राइट। फ्रॉम सीक योर एडवाइस एंड असिस्टेंस इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले मतलब कि डिस्क्लोजर पूछ रहा है आपसे। कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ AS7 इशू बाय इंस्टीट्यूट, तो अकाउंट्स में कैसे डिस्क्लोज होगा, ठीक है। फर्म सीक योर एडवाइस असिस्टेंस इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सबसे पहले अब डिस्क्लोजर की बात तो हम कर देते, तो डिस्क्लोजर तो शायद इधर जाना ही चाहिए, चलो ठीक है। रेलेवेंट डिस्क्लोजर तो हो गया, ये हो गया पहली चीज़, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हम देखें तो डिस्क्लोजर की बात तो कर ली, साथ ही साथ अगर हम देखें कि टोटल जो कॉस्ट है 500 प्लस 105, ओके। तो अपन ने क्या पढ़ा कि फॉर्म सीक योर एडवाइस एंड असिस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट। तो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट में हमने डिस्क्लोजर की बात तो कर ली, इन्होंने भी डिस्क्लोजर की बात कर ली। बस साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये भी देखो कि जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो हम निकालते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और एक्सपेक्टेड फर्दर कॉस्ट, वो हमारी 1100 आ रही है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी है 1000। तो सबसे पहले आपको दिख ही गया है कि जो फॉरसीएबल लॉस है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड लॉस या बोल सकते हैं कि फॉरसीएबल लॉस हमको मिल गया है 100 का, तो इसको तो इमीडिएटली हम बुक कर देते हैं। चलो ठीक है, तो हमने बुक कर लिया, इसको हम एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करेंगे इमीडिएटली। एक ये चीज़ हमको दिख गई, ठीक है। साथ ही साथ डिस्क्लोजर की बात हो गई। अब डिस्क्लोजर में क्या जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये सब चीज़ें जाती है, इसलिए इन सब का कैलकुलेशन भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना है, तब कुछ दे के नहीं रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 1000 मान लेते हैं, पर ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमको तरीके से देखना पड़ेगा। तो समझो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1000, अब हम परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन निकालेंगे तभी तो निकलेगा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। अब परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन कितना है, कैसे निकालेंगे, देखो समझते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड है, कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इंकर्ड और टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड। टोटल कॉस्ट इंकर्ड मतलब WC प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड 605 डिवाइड बाय 1000, यह आया 60.5%, ठीक है। 605 1 सेकेंड 605 प्लस 495
605 डिवाइड बाई 1100, 605 डिवाइड बाई 1100 यह है 55%, 55% मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000 का 55% जो है 550 रुपये आपका रिवेन्यू है। देख लेते हैं। ओके, तुम्हारा 550 हमारा रिवेन्यू है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो है कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड से हमने जो है कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय कॉस्ट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट से हमने परसेंटेज कंप्लीशन निकाला। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या जाएगा, जब सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू की बात कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों जाएंगे, तो इस तरीके से दोनों जाएगा और 500 प्लस 105 605 जाएगा। फिर रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस तो एक तरीके से इस क्वेश्चन में तो लॉस ही रिकॉग्नाइज हुआ है। ठीक है, तो लॉस रिकॉग्नाइज हुआ है तो वो जाएगा इधर, तो लॉस जो हमने बुक करा है इमीडिएटली तो वो इधर चले जाएगा रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर आती है बात प्रोग्रेस बिलिंग्स, प्रोग्रेस बिलिंग्स आता है तो अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड इसमें आ जाएगा 540, रिटेंशन में आ जाएगा बिल पर टू बी रिसीव तो रिटेंशन में आ जाएगा 140, देख लेते हैं रिटेंशन में आ जाएगा 140 एंड ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, एंड ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर में देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगा, तो अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आएगा वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हमने बात कर ली है, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोग्रेस बिलिंग भी हमने पढ़ लिया, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर में वही है किस तरीके से निकलेगा। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू डेट, ये सब एक ही बात होती है। ठीक है, जिसमें हमने 500 प्लस 105 को ऐड करा 605 हो गया। ठीक है, उसमें से हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस, अब इधर तो अपना लॉस ही है। ठीक है, जिसमें 100 का लॉस हो गया, तो सिंस लॉस हो गया तो लॉस भी माइनस करो क्योंकि लॉस तो हमारा बनता ही नहीं है, तो लॉस माइनस कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमारा जो खर्चा लगा, खर्चा इन द सेंस कि खर्चा कौन सा 500 प्लस 105 मतलब 605। ठीक है, अब लॉस जो है वो माइनस करो। अब वो लॉस जो है, लॉस वाली रिकवरी हम नहीं करेंगे, मतलब कि लॉस वाला जो पोर्शन है वो उसकी रिकवरी हम नहीं करेंगे, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। कायदे से हमको 605 लेने का है जो भी है, उसमें से हमने लॉस जो है 100 का माइनस कर दिया। उसमें से अब हम माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे पेमेंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड जो कि है प्रोग्रेस बिलिंग, माइनस करेंगे 540, तो इस तरीके से आ जाएगा 35, और 35 आ जाएगा हमारा ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, और ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर हमारा 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारी सारी टोटलिंग आ जाएगी, सारे डिस्क्लोजर्स जो है सारा अमाउंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने पढ़ा। अब हम इस क्वेश्चन को कट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा है, स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन पूछा है कि शो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमने उसका एक्सट्रैक्ट डाल दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें बताने की है। ठीक है, और ठीक है, कोई चेंज ये किए है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्ट WIP, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू डेट भी बोलते हैं, और जो टोटल कॉस्ट है उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसमें हम जो है वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड और एक्सपेक्टेड फर्दर कॉस्ट को भी ऐड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसको हमको टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कर देना चाहिए। ओके, सो जो है हम कर रहे हैं अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या है कि ऑन 1 दिसंबर 2016 विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन अकाउंट लिमिटेड अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग 85 लाख कॉन्ट्रैक्ट अंडर टू करा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 85। 31 मार्च 17 मतलब ये 3 महीने बाद ही कंपनी ने फाउंड करा कि उन्होंने ऑलरेडी स्पेंड करा है 64,99,000 ऑन द कंस्ट्रक्शन। एस्टिमेट ये है कि एडिशनल कॉस्ट लग जाएगा 32,01,000, तो टोटल 97 लाख लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में 12 लाख का हो गया हमारा जो है, अगर हम 97 लाख हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर हम बोले तो वो 85 लाख ही है। तो इस तरीके से जो है हमारा फोर्सिबल लॉस हो गया, तो फोर्सिबल लॉस हो गया हमारा, और फोर्सिबल लॉस हो गया है। ठीक है, तो प्रोविजंस बना लो 12 लाख का, यही है कि प्रोविज़न बना दिया हमने 12 लाख का। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू पैरा 35 द अमाउंट ऑफ 12 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो 12 लाख हम इसको एक्सपेंसेस बता देंगे। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट WIP बता दिया इन्होंने 67%। अब क्यों बताया है देख लेते हैं। देखो 12 लाख एक्सपेंसेस है वो तो ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं कि कॉस्ट टू डेट अगर हम देखें तो कॉस्ट टू डेट क्या होगा। वर्क हमने कर लिया जो 64,99,000। ठीक है, वर्क जो हमने करा है जो ऑलरेडी स्पेंड है 64,99,000 डिवाइड बाय कॉस्ट टू डेट एंड जो अमाउंट ऑलरेडी स्पेंट और अमाउंट ऑलरेडी स्पेंड प्लस जो एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्क हमको एडिशनल लग रहा है। तो 64,99,000 प्लस 32,01,000 डिवाइड बाय 64,99,000, तो ये हमारा आ जाएगा 67%। ओके, तो ये आया 67%। अब हम क्या करेंगे, ये जो 67% है कि इतना 67 जो है हमारा कंप्लीशन है, ये हमने 67% निकाला। अब ये 67% जो है हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गया। स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में तो आएगा ही आएगा, 97 लाख का 67% आएगा ही आएगा। साथ ही साथ ठीक है 67% जो भी है वो 85 लाख पे भी लगेगा, तो ये अपना रिवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, द प्रपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू बी रिकॉग्नाइज एज टर्नओवर, तो अपना रिवेन्यू हो जाएगा जिसको हम टर्नओवर बोलेंगे। तो हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाला। स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ हमने इसको टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे भी अप्लाई किया। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे अप्लाई किया, साथ ही साथ हमने जो है टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे भी अप्लाई किया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे अप्लाई किया, तो इस तरीके से जो है हमारा रिवेन्यू आ गया 56,95,000। ठीक है, वो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे लगाया, तो इस तरीके से हमारा कॉस्ट टू डेट आ गया। ठीक है, बट फिर भी अगर देखा जाए ये सब करने के बाद भी ठीक है हमें एक फोर्सेबल लॉस तो निकालना ही पड़ेगा जिसका हमको इमीडिएटली प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्सेबल लॉस तो हमने कैसे निकाला था। फोर्सेबल लॉस हमने निकाला था कि टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो ऐसे केस में फोर्सेबल लॉस आएगा। तो जो लॉस है वो तो टोटल लेकर बुक कर लो, फिर आप एक परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लो और परसेंटेज से आप ऐसा कर लो कि कॉस्ट निकाल लो। ठीक है, कॉस्ट निकाल लो, साथ ही साथ रिवेन्यू निकाल लो। ठीक है, और ध्यान रखना कि कॉस्ट माइनस रिवेन्यू वो नहीं होता फोर्सेबल लॉस, मतलब कि ये प्राइस है, ये टोटल वाला बात कर रहा है, ये टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। अब उस साल की बात करें तो वो ये उसको प्राइस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिवेन्यू। उस साल की बात करेंगे तो उसको उस पर्टिकुलर ईयर में टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो ध्यान रखना कि रिवेन्यू अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू से बढ़े तो वो नहीं होता फोर्सेबल लॉस। फोर्सेबल लॉस टोटलिटी में देखा जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल देखा जाता है। तो हमें इसको कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल देखना है रादर देन रिवेन्यू कॉस्ट इज ग्रेटर देन रिवेन्यू, वैसे नहीं देखना है। सो इस तरीके से जो है हमने इधर बात कर ली है और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जो है हमने ओवर करे। अब PM में करते समय जो है हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंबाइनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको जो है सेपरेट जब इसकी नोटिंग करेंगे तब इसको बुक कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। अब इसको स्टार मार्क करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सागर लिमिटेड बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। चीफ अकाउंटेंट ने प्रिपेयर करा ड्राफ्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17। ठीक है, यू आर एडवाइज मतलब सागर को ठीक है चीफ अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर यू आर एडवाइज टू यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी। ठीक है, आपको एडवाइस करना है कंपनी को ऑन द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। तो हमको एडवाइस करना है। टेक नोट ऑफ द मैंडेटरी एस। द कंपनी अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग अ क्रेन 10 लाख। तो कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसको बोलते हैं प्राइस। 31/3/17 को ईयर एंड पे कॉस्ट इंकर करा 1.5 लाख, एक्सपेक्टेड डेट 9 लाख और लग जाएगा। ठीक है, और 1 लाख रिसीव हुआ है एज अ प्रोग्रेस पेमेंट। तो देखो अब समझो, तो इधर तो सबसे पहले फोर्सेबल लॉस है, तो फोर्सेबल लॉस आप बुक कर लो, आप इमीडिएटली इसको रिकॉग्नाइज करो एज एन एक्सपेंसेस इन द ईयर एंड। ठीक है, साथ ही साथ एडवाइस में आपको ये भी एडवाइस देना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या क्या आपको चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। तो जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू,
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू डेट, ठीक है। रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस, एंड सी हमारा जो है लॉस हमने इमीडिएटली बुक करा है वो रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। प्रोग्रेस बिलिंग, प्रोग्रेस बिलिंग में अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड दोनों आता है। फिर एक होता है कि रिटेंशंस, जहाँ पे अमाउंट आपको लेना बचा हुआ है तो रिटेंशन, तो बिलिंग का अमाउंट ज़्यादा ही रहेगा, प्रोग्रेस बिलिंग का अमाउंट ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि इसमें रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड आता है। और एक रिटेंशन है कि बिल हो चुका है, अमाउंट आना बाकी है। और साथ ही साथ ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर में कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंसेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू डेट के साथ लॉस जो है वो माइनस हो जाता है, प्रॉफिट होता है ऐड, ये थोड़ा सा याद रखना। साथ ही साथ जो है ये हमारी बात हो गई है। फिर जो हमारा प्रोग्राम रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव और टू बी रिसीव है दोनों माइनस होता है। अब सी इधर सिर्फ अमाउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है तो इसकी डिटेल तो पूरी दे के नहीं रखी है। तो बस ये है कि ऐसे केस में जब आपको फैक्ट पूरे नहीं दे के रखे तो ऐसे केस में आपको डिस्क्लोज क्या क्या करना चाहिए, वो सिर्फ पोर्शन बता दिया कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फैक्ट पूरे दे के नहीं रखे हैं तो अमाउंट तो बताने से मतलब नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये भी क्वेश्चन ओवर होता है। इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं था ये भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, मिस्टर एक्स एज अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ जस्ट entered into contract with local municipal body for building a flyover, ठीक है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म एक्स विल रिसीव एन एडिशनल 2 करोड़, कॉन्ट्रैक्ट टर्म के हिसाब से। अब देखो मिस्टर एक्स एज अ कॉन्ट्रैक्टर हैज जस्ट एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद लोकल म्यूनिसिपल बॉडी फॉर बिल्डिंग अ फ्लाईओवर, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्स को रिसीव होंगे एडिशनल 2 करोड़, ये प्राइस है। इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर वर फिनिश विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल में अगर खत्म कर दिया तो अच्छा ओके, एक्स विल रिसीव एडिशनल 2 करोड़, सॉरी क्या लिखा हुआ है, एक्स विल रिसीव एडिशनल 2 करोड़, क्या बोला है, एक्स को 2 करोड़ एडिशनल में रिसीव होंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2 साल में खत्म कर लिया तो। एक्स वांट्स टू रिकॉग्नाइज दिस रेवेन्यू सिंस इन द पास्ट ही हैज बीन एबल टू मीट द टारगेट वेरी इजीली। तो सी ये तो इंसेंटिव है कि अगर टाइम पे खत्म कर दिया तो तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो क्या बोल रहा है कि एक्स वांट्स टू रिकॉग्नाइज दिस इंसेंटिव सिंस इन द पास्ट ही हैज़ बीन एबल टू मीट द टारगेट वेरी इजीली। तो भैया अगर तुमने पास में टारगेट इजीली अचीव कर लिया है, ठीक है, पास में टारगेट तुमने इजीली अचीव करा है तो इसको बुक करने का है। अब समझो, अब इंसेंटिव पेमेंट को अगर बुक कर रहे हो तो इंसेंटिव पेमेंट तभी बुक होता है, ठीक है, अगर कुछ परफॉर्मेंस, इफ इट्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स वर मेट, व्हेन इट इज सर्टन दैट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विल मेट, ठीक है, जब आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेट हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, इधर तो कॉन्ट्रैक्ट चालू ही नहीं किया, तो जब आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द वर्किंग अगर आपको लग रहा है, तो मेरे को बताओ, अगर आपकी पास्ट एक्सपीरियंस इज नॉट अ सर्टेनिटी, कॉन्ट्रैक्ट तो इधर चालू ही नहीं करा है, तो इधर सिंपल सी बात है कि जब वर्क कर रहे हैं तो वाइल ड्यूरिंग द वर्क हमको लग रहा है कि मेट हो जाएगा तो ठीक है। अब इधर तो ऐसे केस में सिंपल सी बात है कि हम इसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो इसको भी, इस क्वेश्चन को भी हम काट देते हैं, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं था क्वेश्चन। चलो वैसे अगला क्वेश्चन भी कटा हुआ है तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं, फिर इसको भी कट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने अंडरटूक करा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2017 टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग 80 लाख। कंपनी ने फाउंड किया है कि उन्होंने 58,50,000 टू स्पेंड कर दिया है और एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है 31.5 लग जाएगा। तो ऐसे केस में टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है 90 और देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो टोटलिटी में देखें तो ये तो 80 लाख है। तो ऐसे केस में जो है 10 लाख का जो है फोर्सिबल लॉस है, 10 लाख का फोर्सिबल लॉस है, तो इसको तो हम बुक कर ही लेंगे, ठीक है। ये 10 लाख का फोर्सिबल लॉस है, रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंडिचर इमीडिएटली, जो हमने बात करके रखी थी, ठीक है। अब साथ ही साथ इन्होंने जो है ओके, अब क्या लिखा हुआ है, व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू रिवेन्यू। अब व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू रिवेन्यू में कितना अमाउंट चार्ज करना है, तो समझो आपको उसके लिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ेगा, कितना अमाउंट चार्ज करे रिवेन्यू में, तो आपको ऐसे केस में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ेगा। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे कि, तो अगर हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अगर निकाले तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा,
तो ऑलरेडी स्पेंड है 58.5 डिवाइड बाय 58.5 प्लस 31.5 हो गया 90। 58.5 डिवाइड बाय 90 ये हो गया 65%। 65% जो है 65% हम जो है सिंपल सी बात है 65% हम किस पे लगाएंगे? 65% हम लगाएंगे सबसे पहले हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। बात करी तो 80 लाख का 65% ये हमारा हो गया है 52। ठीक, तो हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 52। ओके, अब रही बात है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है? 58.5 प्लस 31.5। ठीक है, अब ये 90 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 90 को हमने मल्टीप्लाई किया 52% से, तो ये आ गया 46.8। तो 52 और 46.8, वन सेकेंड, हमारा जो परसेंटेज कंप्लीशन है 58.5 प्लस 31.5 डिवाइड इक्वल टू इंटू 58.5, ये हमारा 65% हुआ। ओके, 65% हमने जो है सबसे पहले किस पे लगाया? हमने लगाया है 65% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, तो वो आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। तो 80 का 65% हो गया कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 52 लाख। और यही 65% हम किस पे लगाएंगे? 97 पे। जब हमने 97 पे लगाया तो वो आया 58.5 लाख। सॉरी, तो ये जो 65% है ये हमने 90 लाख पे लगाया तो 58.5 लाख आया। तो इस तरीके से बातचीत चलेगी। ठीक है, ऐसा ही होगा क्वेश्चन, उतना कुछ खास नहीं क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सी बात है। आपको परसेंटेज कंप्लीशन निकालना है और साथ ही साथ इसका फिर रिवेन्यू निकाल देना है जो हम कॉस्ट पे अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन, ऑन 1 दिसंबर 2016 संपत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट अंडरटूक करा टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग 108 लाख। कंपनी ने फाउंड किया है कि इट हैड ऑलरेडी स्पेंड 83.99 स्पेंड कर दिया है। एडिशनल कॉस्ट 36.01 है, हो गया 120 में से 108 माइनस करो तो 12 लाख। ये जो 12 लाख है, ठीक है, अब ये जो 12 लाख है, 12 लाख हमने क्या किया? 12 लाख को हमारा फॉर्सिबल लॉसेस है, सबसे पहले तो इसको डिस्क्लोज कर देंगे। चलो, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देंगे एज एन एक्सपेंसेस। साथ ही साथ क्या बोला है? फॉर्सिबल लॉस पूछा है। ठीक है, विच वाज बी वेज्ड इन फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो फॉर्सिबल लॉस पूछा है तो ये 12 लाख है। ठीक है, बस यही पूछा, कुछ भी नहीं है। ओके, PRZ एंड सन्स एज हैवी इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में इंक्लूड है। फॉलोइंग डेटा अवेलेबल है, यूजिंग दिस डेटा हमको रिलेवेंट एज हमको बताना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सारा डिस्क्लोजर वाला सीन बताने का है। ठीक है, अब मेरे को बताओ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। तो समझो, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें ना, फॉर द 31 मार्च 2017 कितना रिकॉग्नाइज करा है? सबसे पहले सर्टिफाइड और पेंडिंग सर्टिफिकेशन को हम ऐड करें तो 1500 हो जाएगा, और 1500 में ऐड करो 1750। ठीक है, 1500 प्लस 1750, तो देखो 1250 प्लस 250, ये हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू डेट। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐड करें तो 1750 और ऐड करो तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा हो जाता है 3250। अभी जो 3250 है, सिंपल सी बात है कि ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखा जाए, अब ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जब हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस से ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में उसको हम बोलते हैं फॉर्सिबल लॉस। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है 3250, जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में उसको हम बोलते हैं, ठीक है, जब इसको बोलते हैं हम फॉर्सिबल लॉस। तो इस केस में देखा जाए तो 3250 माइनस 2400 करो तो 850 जो है वो फॉर्सिबल लॉस हो जाएगा। ओके, ये जो हो गया हमारा 850 फॉर्सिबल लॉस। ठीक, अभी 850 फॉर्सिबल लॉस है तो ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये 850 आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट WIP। कॉन्ट्रैक्ट WIP मतलब वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, मतलब कि 1500 हमारा कॉन्ट्रैक्ट WIP हो जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट WIP कॉस्ट टू डेट या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस, कॉन्ट्रैक्ट WIP कॉस्ट टू डेट, ये सब हम एक जैसे ही टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज। अब रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है उसके पहले हमको परसेंटेज ऑफ वर्किंग कंप्लीशन मेथड, मतलब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे? 1500 डिवाइड बाय 3250। ठीक है, तो ये आया हमारा 46.15।
जब 46.15 हमारा वर्किंग कंप्लीशन है तो 46.15 हम 2400 पे अप्लाई कर देंगे, तो 1107 हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आना चाहिए। कितना आया? ये 1107 आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। ठीक है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। अब अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर कैसे निकलता है? तो सिंस हमको पता है अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर कैसे निकलता है कि हमने कॉस्ट टू डेट निकाला, वो है हमारा 1500, जिसको हम बोल सकते हैं कि WIP, कॉन्ट्रैक्ट WIP, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू डेट, हम ये सब बोलते हैं। 1500 में हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे? कि जो लॉस हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, मतलब 850 हमने लॉस माइनस कर दिया, तो 1500 माइनस 850। ठीक है, साथ ही साथ हम माइनस करेंगे जो प्रोग्रेस बिलिंग है, मतलब प्रोग्रेस बिलिंग में मतलब अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड। ठीक है, तो पेमेंट रिसीव्ड 1100 और 300 टू बी रिसीव्ड, तो 1400 माइनस करेंगे। तो 1500 में से हमने माइनस करा 850, माइनस करा 1400, तो ऐसे में 750 माइनस में आया। तो ये तो लाइबिलिटी में जो हो जाएगा, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर शोन एज लाइबिलिटी। मतलब एक तरीके से अमाउंट ड्यू टू कस्टमर जो हमको एसेट जैसा शो होना था, ये माइनस 750 आ जाएगा। तो ऐसे केस में हमको जो है एज अ लाइबिलिटी इसको शो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमको ये सब चीज़ें डिस्क्लोज भी करनी है। तो ये जो है पर्टिकुलर, ओके, तो ये ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर ये तो हमारे लिए एसेट ही होता है, पर स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन था जहाँ पे नेगेटिव फिगर आ रहा था, तो शो एज लाइबिलिटी। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन ओवर होते हैं। एक क्वेश्चन को छोड़ के जो क्वेश्चन है हमारा कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन जो है। ठीक है, अब बेटर है कि हम हमारा एएस स्ट्रक्चर खोल ले और पता कर ले कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। और अब नवंबर 17 के बाद एग्जाम के क्वेश्चन हम एक बार उधर से देख लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड। चलो, आती है बात एएस स्ट्रक्चर की। तो AS7, तो AS7 से देखो आरटीपी में क्वेश्चन जो आए हैं वो नवंबर 18 टू मई 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नवंबर 20 के आरटीपी में भी नहीं है, तो नवंबर 18 से मई 20 तक के जो क्वेश्चन है, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, मई 20, इनकी आरटीपीज में है क्वेश्चन। साथ ही साथ नवंबर 18 के सजेस्टेड में क्वेश्चन आया है और मई 20 के सजेस्टेड में क्वेश्चन है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम आरटीपी करते हैं। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है समझते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने स्पेंड करे हैं 180,000 180,000 एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर सिक्योरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर टेंडरिंग। अच्छा, टेंडरिंग का कॉस्ट है। ओके, टेंडरिंग का कॉस्ट है, क्या समझा तुमने? प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो गया हमारा टेंडरिंग वाला। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 55,000। ठीक है, ये है 180,000। कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 2 years टाइम। द कंपनी हैज़ इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एंड हैज़ वर्कड आउट द एडिशनल रेवेन्यू। तो कंपनी ने इंकर्ड करे हैं फॉलोइंग एक्सपेंसेस एंड वर्कड आउट द एडिशनल रेवेन्यू। चलो, कौन कौन से एक्सपेंडिचर इंकर करे हैं, चलो देख लेते हैं। ईयर 0 से लेके ईयर 1 और ईयर 2। ईयर 0 में तो टेंडरिंग कॉस्ट लग गई। अब ईयर 1 समझो, ईयर 1 और ईयर 2। अब एम्प्लॉय बेनिफिट है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, डेप्रिसिएशन, मटेरियल। तो एम्प्लॉय बेनिफिट का नहीं पता, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर डेप्रिसिएशन और मटेरियल। ठीक है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आप देखो, एक तो अलोकेटेड कॉस्ट होगी और एक स्पेसिफिक कॉस्ट होगी। तो डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो स्पेसिफिक है, मटेरियल की बात करें स्पेसिफिक है, ओवरहेड है, ओवरहेड के सारे अलोकेटेड कॉस्ट है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये समझना पड़ेगा कि ये कौन से कॉस्ट है, राइट। ये हमको समझना पड़ेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, अगर हम देखें तो हमको निकालना क्या है, ले देखिए, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निकालना है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालना है। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और एक्चुअल बजटेड। ठीक है, अब ईयर 0 में एक्चुअल, ईयर 1 में एक्चुअल, ईयर 2 में बजटेड। समझो, अगर हम देखें तो ईयर 0 में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करें तो 180 लगा, पर जब हम ईयर 1 की बात करेंगे जहाँ पे एक्चुअल फिगर्स दे के रखे हैं, तो समझो इधर अगर हम बात करें
तो अपन ने ये देख लिया है कि कंपनी ने स्पेंड करे हैं 180,000, ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 55,000 है। तो ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 55,000 है, मतलब टोटल इतना का इतना हमको रिवेन्यू होएगा 3 साल के बाद, या अगर हम बोले पूरे कॉन्ट्रैक्ट से हमको इतना रिवेन्यू होगा, ठीक है, और 2 साल में ख़त्म होगा। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड आउट एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जिसमें हमने 180,000 हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस इधर हो गया, ठीक है। ईयर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट साइड कॉस्ट, ठीक है। अब जो है सबसे पहले रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों पूछ रहे हैं, तो रिवेन्यू में बात है जैसे क्लेम्स, वेरिएशंस और इंसेंटिव की, तो उसमें कुछ दे के नहीं रखा है, तो हम मान लेते हैं कि ये सर्टेनिटी है कलेक्ट करने की भी, और इनफैक्ट जो है सर्टेनिटी है कलेक्ट करने की, उसको मेजर भी कर सकते हैं, तो दिख ही रहा है। तो वेरिएशन, क्लेम वेरिएशन और इंसेंटिव, इसको हम जो है हमारे रिवेन्यूज़ में ऐड कर लेते हैं, राइट। तो ईयर 1 में भी हमने जो थे हमने उसको ऐड करा, और ईयर 2 में जो बजटेड थे हमने उसको ऐड करा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू है, जो हमारा एग्रीड था, एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐड होती ही है, ठीक है। अब जो है इसमें से हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को माइनस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करें तो इसमें देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 3 तरीके के, एक कॉस्ट हमारा हो गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट आता है एक तो एलोकेशन वाला और आता है स्पेसिफिक वाला। तो स्पेसिफिक वाला है वो तो है डेप्रिसिएशन और मटेरियल, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और मटेरियल ये तो कॉस्ट में देखा, ये तो कॉस्ट में था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब साइड कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एम्प्लॉय बेनिफिट साइड कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसको भी डायरेक्ट कॉस्ट मान लिया गया। मतलब हम हमारे नोट्स में अमेंड कर देते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट में साइड कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को भी ऐड कर लेते हैं। बाकी जो खर्चे थे उसको टोटलिटी में 5,000 का 10% जैसे हमने करा तो 500 हो गया, उस वैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डिटरमाइन किया। सो इस तरीके से हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को अलोकेट किया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि 55,000 की रिवेन्यू पहले लग गई थी और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो धीरे धीरे हमारा बढ़ ही रहा था, ठीक। तो एंड में क्या हुआ कि जब रेशियो स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 55,000 पूरा हमारा एंड का है, ठीक है। 55,000 तो पुराना हमारा एंड का है और कंपनी ने स्पेंड कर दिए 1,180,000 तो इधर टेंडरिंग में स्पेंड कर दिए थे, साथ ही साथ जो है उन्होंने किधर स्पेंड कर दिए थे और धीरे धीरे वो स्पेंड कर रहे थे, ठीक है। जो चेंजेस थे रिवेन्यू में तो चेंजेस के रिवेन्यू के उधर भी बुक हो रहे थे, तो वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। और ईयर 0 और ईयर 1 में जो भी कॉस्टिंग में चेंजेस हो रहे थे, जो भी कॉस्ट में जो कॉस्ट वो इंकर कर रहे थे वो भी बुक कर रहे थे, ठीक है। तो ईयर 0 में तो हम कुछ परसेंटेज पता नहीं कर पाए, ठीक है। पर ईयर 1 में अगर हम देखें तो डायरेक्ट खर्चे थे, वो डायरेक्ट खर्चे थे 19,920, ठीक है, डायरेक्ट हमने लिख लिया। इनडायरेक्ट खर्चे में जो कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में अलोकेशन था वो 500 का था, ठीक। अब पॉइंट ये आता है कि 19,920 प्लस 500 20,420 कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट हो गया, राइट। तो ये तो हमने करा है इंकर। अगर हम देखें तो 20,420 के साथ एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितने और इंकर हो रही थी, क्योंकि वो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो 20,420 में हमने बजटेड वाला पूरा जो फिगर है वो हमने ऐड किया, जैसे प्लस 3700 प्लस 110 प्लस 800 प्लस 19,100, ठीक है, 44,130। फिर हमने करा 580 ऐड करा तो आया 44,710। तो 44,710 हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। 20,420 डिवाइड बाय 44,710 तो आया हमारा 45.67%। अब समझो 20,420 में ऐड हमने क्या किया, 20,420 में हमने जो है ऐड किया 23,710, जो दे के रखा था इधर 23,710 प्लस हमने ऐड किया 580 तो आया 44,710। पर इन्होंने टोटल कॉस्ट ली है 44,890। क्यों ली है समझते हैं। 20,420, ठीक है, 20,420 हमारा खर्चा था, 180 हमको ये भी तो लेना था। तो 20,420 तो 44 हमारा जो 710 है
तो 44,710 ये और ये टोटल मिला के आ रहा था। तो 20,420 हमारा टोटल जो दो को मिला के 44,710 होता है, प्लस 180 हमारा जो है वो 44,890 हो गया। तो हमारा देखा जाए तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 44,890 होता है। 44,890 में हमने कितना कंप्लीट कर लिया, 20,420 प्लस 180। पर 180 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए समझते हैं। 44,890 डिवाइड इक्वल टू इंटू 20,420, इन्होंने कितना किया 45.48। ओके, तो इन्होंने 180 को भी लिया है। तो 20,420 प्लस 180 डिवाइड बाय 44,890 और इस तरीके से 45.89% आता है। रही बात करें तो जब अगला, ठीक है, अगले साल की बात करें तो अगले साल में जो है 24,290 डिवाइड बाय 44,890 हमारा हो गया 54.11। तो 45.89 माइनस 100 भी करा तो 54.11 आएगा। इस तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को ऐसे डिटरमाइन किया। अब जब हमारा वर्क कंप्लीशन आ गया तो हम रिवेन्यू भी निकाल सकते हैं। 55,000 में हमने जो है, अब इधर समझो रिवेन्यू निकालने का है, तो रिवेन्यू कैसे निकालोगे। अब पॉइंट ये है कि सिंस वर्क कंप्लीशन कैलकुलेट करने के बाद जो है 45.89 इधर जो है हमने कौन कौन सी कॉस्ट ली, हमने टेंडर कॉस्ट ली, हमने डायरेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ओवरहेड सब लिया, ठीक है। और जो है हमने फिर इस तरीके से कैलकुलेट करा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। अब ये परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे लग जाने का था। इधर देखा जाए तो 55,000, देखो इधर 55,000 हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 55,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और वेरिएशन से हमको 350 रुपये मिले हैं और 700, तो वेरिएशन से मिले हैं 1,050। तो प्लस करो 1,050 हमने ऐड किया तो 56,050 आया है। इसको मल्टीप्लाई किया 45.89 से और 25,721 आया हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, ठीक है। और जो फिर उसके बाद जो बैलेंस है, क्योंकि 57,250 है तो बैलेंस जो है हमारा अगले साल का है। हमने ऐसे में कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करी, वो हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो रहेगा, जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है 44,890 में हमने 45.89% करा तो 20,600 आया। और इस तरीके से ये कैलकुलेशन करा और इस कैलकुलेशन से के थ्रू जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड निकाला। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया कि 55,000 तो रिवेन्यू पता ही था। अगर क्वेश्चन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 55,000 पता थी। 180 पहले साल में खर्चा किया 0 ईयर पे, फिर पहले साल में कुछ खर्चा किया कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से जो है हमने फिर और बजटेड, इस तरीके से हमने जो है वर्क कॉस्ट टू डेट निकाला और हमने फिर निकाला वर्क कंप्लीशन जो आया 45.89। वैसे अगले साल का वो था बजटेड, उसका भी कॉस्ट दे के रखा था, ठीक है, और उसका भी वर्क कंप्लीशन निकाल लिया। जो बैलेंस था वो उसका वर्क कंप्लीशन था, ठीक। ये वर्क कंप्लीशन निकालने के बाद हमको ये तो पता था कि हमारी रिवेन्यू कितनी है, ठीक है, वो 55,000 थी, ठीक। पर अब हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि 55,000 के बाद 55,000 में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, जो भी वेरिएशन इंसेंटिव और क्लेम्स थे वो भी ऐड करें। तो इस तरीके से हमने जो वेरिएशन इंसेंटिव क्लेम ऐड करे तो टोटल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उस पर हमने परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन मेथड लगाया। वो जो आया वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमको पता चल ही चुकी थी, ठीक है, जो 20,420 और 180 था। इस तरीके से 5121 हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड हो गया। उसके बाद की बात करें तो वही परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। वापस था कि हमने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में क्या किया कि टोटल कॉस्ट हमको पता थी, ठीक है, टोटल कॉस्ट जैसे कि 44,890 हमको पता था, 180 इस साल है, 20,420 दूसरे साल है, तो बचा हुआ तीसरे साल रहेगा 24,490 जो भी है वो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन मेथड हमने निकाल लिया। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन मेथड हमने निकाला। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू की। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू की बात करें तो 55,000 में हमने पहले 350 और 700 तो ऐड कर ही दिया था, अब 1200 और ऐड कर दिया। जैसे कैसे 57,250 है, 57,250 में 54.11 को हमने मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से जो है 30, इस तरीके से जो है 57,250 में हमने जो बचा हुआ पोर्शन है उससे हमने कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निकाला।
और जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमको पता ही थी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो सबको पता था क्योंकि 44,890 में से पहले ही हमने 20,600 बुक कर लिया। तो जब 20,600 पहले ही बुक कर लिया तो बचा हुआ खर्चा 24,290 दूसरे साल बुक होगा। और इस तरीके से हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड निकाला और इस तरीके से कैलकुलेशन हमारा हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो नवंबर 18 का क्वेश्चन हमारा जो है देखने लायक है, राइट। चलो अब हम देखते हैं मई 19। अब देखो, उदय कंस्ट्रक्शन अंडरटेक टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। द कंस्ट्रक्शन कमेंस हुआ है 31/30/19 को एंड इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर फिक्स प्राइस 12 करोड़ विद एन एक्सकेलेशन क्लॉज। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है 12 करोड़ का है। ओके, तो उदय undertake to construct a bridge for the government of UP. Construction commenced during the financial year ended 31/19 and is likely to be completed in the next financial year. The contract is for a fixed price 12 करोड़ with an escalation clause. तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 12 करोड़ का। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है। कॉस्ट इंकर करा है 4 करोड़, एस्टिमेटेड है 6 करोड़, एस्केलेशन इन क्लॉज बाय 5%, ठीक है। 10 करोड़ प्लस 5% 10.5 करोड़, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 5%, तो ठीक है, वो उसका 10.5 हो गया और ये 12 करोड़ से 5% बढ़ गया तो 12.6 हो गया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एंड प्रॉफिट। अब हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है। अब समझो स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होता है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ये होता है कि आपने कितना इंकर करा है, तो कॉस्ट इंकर्ड, कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो हमारा हो गया 10.5। तो 4 डिवाइड बाय 10.5 कितना हुआ, 38.095%, ठीक है। तो 38.095%, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। अब समझो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा कितना हुआ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 12 करोड़ प्लस 5%, 12 करोड़ प्लस 5% 12.6 इंटू 38.095%, तो 4.79 मतलब 4.80 जो है हमारा, वो 4.80 हमारा वो होना चाहिए हमारा रिवेन्यू। तो 4.80 रिवेन्यू होना चाहिए। और समझते हैं कि इसमें कैलकुलेशन कैसे किया है। सी, वापस मैं आपको डेटा बता दूं कि डेटा कुछ इस तरीके से है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 12 करोड़ है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 31/3/19 का। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आपने कॉस्ट जो आपने इंकर कर दिया है वो 4 है, एस्टीमेट जो है वो 6 है, एस्केलेशन है 5% का। तो 12 करोड़ प्लस 5% 12.6 करोड़, और जो टोटल है 6 करोड़ प्लस 5% तो 6 करोड़। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी एस्केलेट हुआ है तो 6 प्लस 0.5 तो 6.3 करोड़, ठीक है। तो ये 6.3 करोड़ हो गया। अब यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन सिंपल सी बात क्या है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन हम क्या बोल सकते हैं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन है हमारा जो हमने कॉस्ट इंकर्ड करी है 4 करोड़ डिवाइड बाय कॉस्ट इंकर्ड प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट जितना है, ठीक है। तो देखा जाए 4 डिवाइड बाय 10.3 ज़्यादा देन 10.5 करने के, तो 4 डिवाइड बाई 10.3 वो कितना हो गया, वो हो गया 38.83 5%, 38.835%। अब 4 डिवाइड बाई 10% है। अब एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट हमको समझना है कि जब बोला है एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट इंक्रीज बाय 5% है, तो क्या वो 10 करोड़ पे इफेक्ट जाएगा उस 5% का, कि 6 करोड़ पे जाएगा उस 5% का इफेक्ट। रही बात है एस्केलेशन ऑफ प्राइस की, तो प्राइस है 12 करोड़ जो है वो फिक्स हुआ है, ठीक है। तो 12 करोड़ पे ही आएगा एक्सकेलेशन, देखा जाए तो 12 प्लस 5% 12.6, तो ये तो 12 पे ही देगा, तो 12.6 हो जाएगा एस्केलेशन हमारा प्राइस में, तो ठीक है।
अब हम समझते हैं, कॉस्ट तो है 4 करोड़, एस्टिमेटेड है 6 करोड़, ये हो गया 10 करोड़, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 12.6। ओके, एस्केलेशन इन कॉस्ट वॉज बाय 5% और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 5%। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की इन्होंने एस्केलेशन कर दिया, क्योंकि इधर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द फिक्स प्राइस, ये फिक्स प्राइस था 12 करोड़ का, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर फिक्स प्राइस वो था 12 करोड़ विथ एन एस्केलेशन क्लॉज, विथ एन एस्केलेशन क्लॉज, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में बोल के रखा था कि एस्केलेशन क्लॉज का भी इफेक्ट है। तो देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में फिक्स प्राइस था 12 करोड़, एस्केलेशन क्लॉज से हो गया 12.6। ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस ऐसा है कि एस्टिमेशन इन द कॉस्ट वॉज बाय 5%, तो एस्टिमेशन जो है वो बाय 5%। ठीक है, तो 31/3/2019 का कॉस्ट एस्टिमेटेड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेशन इन कॉस्ट वॉज बाय 5% और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 5%। अब इधर इन्होंने क्या किया कि एस्टिमेशन इन कॉस्ट बाय 5%, इन्होंने ऐसा कर लिया, कि जब एस्टिमेशन इन कॉस्ट वॉज बाय 5% है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने ये जो एस्केलेशन इन कॉस्ट है वॉज बाय 5%, ये जो एस्केलेशन है कॉस्ट के अंदर, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट में देख रखा है, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अ फिक्स प्राइस ऑफ 12 करोड़ विद एन एस्केलेशन क्लॉज, तो कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लॉज था। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो एस्केलेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में होता है। ठीक है, एस्केलेशन अगर देखें तो एस्केलेशन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में होता है। अब इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में भी एस्केलेशन देख रखा है। अब एस्केलेशन जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में देख रखा है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जो है वो एस्केलेशन वो ही कंसीडर करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ऐसे केस में 40% ही आएगा, तो 5% कॉस्ट में देखा ही नहीं जाएगा, तो 4/10 आएगा 40%। ठीक है, ना तो ये 5% की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ना तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट में बढ़ेगा, ना तो ये टोटल जो 10 करोड़ है उस 10 करोड़ पे, ना तो 10 करोड़ पे 5% लेंगे, ना तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो 6 करोड़ है, ना तो 6 करोड़ पे 5% लेंगे। ये 5% को पूरा इग्नोर करेंगे, ये इररिलेवेंट है, क्योंकि एस्केलेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमने वर्क कंप्लीशन मेथड से वर्क कंप्लीशन निकाला, जो आया हमारा 40%। ये 40% हम किस पे अप्लाई करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, जहाँ पे एस्केलेशन क्लॉज देख रखा है। तो 12 + 5% 12.6 आया, 12.6 पे जो है 40% हमने कैलकुलेट किया, 5.04 आया। 5.04 माइनस जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जो हमने कॉस्ट टू डेट दे के रखा है। ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो 40% है, 40% 10 पे लगेगा, तो 5.04 में से 4 माइनस किया और इस तरीके से जो है 1.04 हमारा प्रॉफिट आया। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है कि M19 मतलब मई 19 के RTP में एस्केलेशन कॉस्ट M19 की RTP में इन डेज 15 वर्सेस A7 और 9 का डिफरेंस भी पूछा है, और साथ ही M19 के RTP में एस्केलेशन कॉस्ट के रिस्पेक्ट में भी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, सो अब जो है हम नवंबर 19 के एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है हम कर रहे हैं नवंबर 19 की RTP का क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, राइट। अच्छे क्वेश्चन थे यार, देखा जाए तो A7 में अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्वेश्चन तो है अच्छे। बात करें नवंबर 19 में तो क्या लिखा हुआ है कि ABC लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऑफ XYZ। ABC लिमिटेड ने सबमिट करा सेपरेट प्रपोजल फॉर ईच ऑफ 3 यूनिट। ओके, सेपरेट प्रपोजल है ईच ऑफ 3 यूनिट का ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। सिंगल एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन 2 पार्टीज। सी, सबमिट करा है सेपरेट प्रपोजल, ठीक है, सबमिट करा है सेपरेट प्रपोजल फॉर ईच ऑफ 3 यूनिट। ठीक है, सेपरेट प्रपोजल फॉर ईच ऑफ 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और सेपरेट प्रपोजल है, सेपरेट प्रपोजल 1, सेपरेट प्रपोजल 2, सेपरेट प्रपोजल 3। सिंगल एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन द 2 पार्टीज, पर एग्रीमेंट जो है सिंगल एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट लेज डाउन द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ 3 यूनिट, एग्रीमेंट में ले डाउन है, सिंगल एग्रीमेंट है, ठीक है,
सिंगल एग्रीमेंट है, अब एग्रीमेंट में ले डाउन हुआ है वैल्यू ऑफ ईच ऑफ 3 यूनिट 50 लाख, और सिंगल एग्रीमेंट में दूसरे की वैल्यू है 60 लाख, तीसरे की 75, और एग्रीमेंट ऑल्सो लेज डाउन द कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच यूनिट, और कंप्लीशन टाइम दे के रखा है। तो एज पर A7 वेदर ABC लिमिटेड शुड ट्रीट इट एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट और 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माने कि 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने, ठीक है। तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माने कि 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने, तो हमको समझना पड़ेगा कि अगर 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माने, उसके लिए हमको सबसे पहले प्रोविजन समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कवर नंबर ऑफ एसेट, एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी एसेट कवर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट शुड बी सेपरेट। द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट कवर नंबर ऑफ एसेट, कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ एसेट कवर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन। एक कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेट एसेट्स, बहुत सारे नंबर ऑफ एसेट कवर है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट, हर एक एसेट का कंस्ट्रक्शन, हर एक एसेट का कंस्ट्रक्शन वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। भले ही एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 3 एसेट है, पर हर एक एसेट को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा अगर सेपरेट प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच एसेट। सेपरेट प्रपोजल है, ठीक है। ईच एसेट हैज सब्जेक्ट टू बीन सेपरेट नेगोशिएशन, हर एसेट पे सेपरेट नेगोशिएशन है, तो सेपरेट प्रपोजल है, सेपरेट नेगोशिएशन है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमर हैव बीन एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट में 3 एसेट है, पर सेपरेट नेगोशिएशन है, सेपरेट प्रपोजल है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड। इधर दे के रखे तो भी इसमें भी ऐसे ही है कि सेपरेट प्रपोजल है, ठीक है। ऑल्सो रिवेन्यू एंड कंप्लीशन ऑफ टाइम हैज़ बीन लेड डाउन फॉर ईच यूनिट सेपरेटली। देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी बता के रखा है हर एक का, जो जस्टिफाई करता है। देखो सेपरेट प्रपोजल है तो वो तो जस्टिफाई कर रहा है, क्वेश्चन में देकर रखा सेपरेट प्रपोजल है। सेपरेट नेगोशिएशन है हर एसेट पे, और एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू कैन बी आइडेंटिफाइड। जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेपरेट देकर रखा है तो कॉस्ट और रिवेन्यू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ABC लिमिटेड ने प्रपोज किया है सेपरेट प्रपोजल। ऑल्सो द रिवेन्यू एंड कंप्लीशन टाइम हैज़ बीन लेड डाउन फॉर ईच यूनिट। तो रिवेन्यू और कंप्लीशन टाइम भी दे के रखा है ईच यूनिट का। देखो ओके, ये दे के रखा है कंप्लीशन टाइम फॉर ईच यूनिट। अगर हम देखें तो पहली कंडीशन मीट हो गई क्वेश्चन से पहली कंडीशन मीट हो गई सेपरेट प्रपोजल की। दूसरी कंडीशन का तो नहीं पता, पर कॉस्ट एंड रिवेन्यू ऑफ ईच एसेट दे के रखा है, ठीक है। विच इम्प्लाइज सेपरेट नेगोशिएशन, अगर कॉस्ट ऑफ और रिवेन्यू जो है ईच एसेट का दे के रखा है सेपरेटली, इसका मतलब है कि सेकंड वाला पॉइंट तो इम्प्लाइड ही है कि सेपरेट नेगोशिएशन होगा, तभी आप सेपरेट कॉस्ट और रिवेन्यू बता रहे हो, ठीक है। विच इम्प्लाइज सेपरेट नेगोशिएशन फॉर देम, तो उसको शुड बी ट्रीटेड एज कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच यूनिट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। तो हर यूनिट का कंस्ट्रक्शन एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो देखा जाए तो जो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखना कि हमको एक वो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, वो थ्योरी वाले क्वेश्चन में ये जो नवंबर 19 के आर्टिकल में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये थ्योरी के साथ फिट बैठ रहा है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, समझते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2011 MGR लिमिटेड ने अंडरटूक करा कॉन्ट्रैक्ट की कंस्ट्रक्ट करते बिल्डिंग 45 लाख की, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। अब 3 महीने बाद 31 मार्च 12 कंपनी ने फाउंड करा कि उसने 32 लाख लगा दिए कंस्ट्रक्शन में, और एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है 15.10, 47.6 में से 45 माइनस करें तो 2.6 आया। तो व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू रिवेन्यू इन दी फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले फोर्सिबल लॉस से हमने कंस्ट्रक्शन वो तो निकाल लिया हमने, कितना फोर्सिबल लॉस वो आया हमारा 2.6, वो फोर्सिबल लॉस है। तो अमाउंट ऑफ फोर्सिबल लॉस जो है हमारा 2.6 आया। दूसरा, अब हम समझे तो स्पेंड कितने करे हैं 32.5 लाख कंस्ट्रक्शन पे, एडिशनल कॉस्ट कितना होगा 15.10, तो 32.5 प्लस 15.10 47.6, तो 32.5 डिवाइड बाय 47.6,
तो कितना हुआ 68.27 मतलब 68.28%। 68.28% जो है हमारा वर्क कंप्लीशन है। अब ये जो वर्क कंप्लीशन है तो ये एक तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में लगेगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में लगेगा, साथ ही साथ जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे लग जाएगा और टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे लग जाएगा। अगर हम देखें तो 32.5 है और प्लस 32.5 प्लस 15.1 है 47.6। 47.6 का हमने 68.27% निकाला, ये तो हमने निकाल लिया। इस तरीके से जो है हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो निकाल लेंगे कि वो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे लग रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमने निकाल लिया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी दे के रखी है समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी दे के रखी है 45 लाख, ठीक है। अब देखें तो 47.6 पे 68.28% लग जाएगा, तो आया 32.50। सो इस तरीके से जो है ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो नवंबर 19 का इतना कुछ खास नहीं था क्वेश्चन, बट हाँ जो क्वेश्चन एक बार देखने लायक था वो था ये वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, हम इसको एक बार थ्योरी से एक बार समझ लेंगे, थ्योरी भी एक बार अब हम चलो देख लेते हैं। तो हमारा जो नवंबर 19 की आरटीपी थी, तो आरटीपी पे जो है नया कंसेप्ट हमको दिखा, और सिंस हमको पीएम का भी एक वो क्वेश्चन करना था तो हम वो कर ही लेते हैं, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहा है कि जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन कम माना जाता है, सी सिंगल एग्रीमेंट भी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने जा सकते हैं, एग्रीमेंट सिंगल है फिर भी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने जा सकते हैं, या और ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। देखो वाइस वर्सा, सिंगल एग्रीमेंट है पर इसको सेपरेट माना जा सकता है, सेपरेट एग्रीमेंट है इसको सिंगल माना जा सकता है अगर कंडीशन पूरी हो जाए तो सिंगल एग्रीमेंट को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कब मानते हैं, सिंगल एग्रीमेंट को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तब मानते हैं जब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर एक से ज़्यादा असेट है, हर एक असेट का सेपरेट प्रपोजल सबमिट हो रहा है, तो सेपरेट प्रपोजल, तो हर एक असेट का सेपरेट प्रपोजल है। सेपरेट कॉस्ट रिवेन्यू ऑफ ईच असेट कैन बी आइडेंटिफाइड, तो सेपरेट प्रपोजल है हर एक असेट का, सेपरेट कॉस्ट एंड रिवेन्यू हर एक असेट का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेपरेट नेगोशिएशन है, तो सेपरेट प्रपोजल है, सेपरेट कॉस्ट रिवेन्यू ऑफ ईच असेट, सेपरेट नेगोशिएशन है, और एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सही देखो ना, सही है सब, पूरा का पूरा तो ठीक है। सेपरेट प्रपोजल है, सेपरेट प्रपोजल है तो सेपरेट कॉस्ट और सेपरेट रिवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड। सेपरेट नेगोशिएशन कर सकते हैं, देखो सेपरेट प्रपोजल चल रहा है, सेपरेट कॉस्ट रिवेन्यू है मतलब सेपरेट नेगोशिएशन है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये सब प्रपोजल से जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें पहला तीसरा चौथा, तो सेपरेट प्रपोजल है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, और सेपरेट प्रपोजल है तो सेपरेट नेगोशिएशन ऑफ ईच एसेट कैन बी डन। तो लिख लिया गया है कि सेपरेट प्रपोजल या नेगोशिएशन है ईच एसेट का, ठीक है, सेपरेट प्रपोजल है नेगोशिएशन है ईच एसेट का, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, सेपरेट कॉस्ट और रिवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाई। तो अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेट एसेट है और इसके रिस्पेक्ट में ऐसी चीज़ें हो सकती है तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। या तो ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है। ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाता है, वो तब माना जाता है जब ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा असेट है। ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, जब एक से ज़्यादा असेट है। अब सिंगल पैकेज में वो ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल पैकेज में है, ठीक है, देयर इज अ सिंगल पैकेज ऑफ ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ सिंगल पैकेज है, क्लोजली वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंटरकनेक्टेड है, तो सिंगल पैकेज है, क्लोजली वो कॉन्ट्रैक्ट इंटरकनेक्टेड है। कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लोजली इंटरकनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म होगा वो सीक्वेंस में होगा, और ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है। तो देखा जाए तो सेपरेट प्रॉफिट एंड मार्जिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, डिफरेंट एसेट्स है, सिंगल पैकेज और ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है। तो एक ही पैकेज में ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है, तो सिंगल पैकेज ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन, ठीक। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है और सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं।
तो पहला और चौथा देखें तो सिंगल पैकेज है और ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है, देखा जाए तो क्लोजली इंटरकनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है और एक के बाद दूसरा, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है और सीक्वेंस में होता है। तो इस तरीके से जो है हमने, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट को भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान लोगे कि अगर सिंगल पैकेज है, सिंगल पैकेज के साथ साथ अगर हम बात करें चौथा वाला पॉइंट, तो चौथे वाले पॉइंट में जैसे बोल के रखा था कि सिंगल पैकेज है, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है, तीसरा पॉइंट ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है, कॉन्ट्रैक्ट इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है और परफॉर्म होते सीक्वेंस में, ठीक है। ये हो गया हमारा नवंबर 19 का क्वेश्चन। अब हम मई 20 का क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब जो है अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आरटीपी का देखा जाए तो वार्टिकल लिमिटेड हैज़ कंट्रैक्टेड ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 3 ईयर। चलो ठीक है, 3 साल में हो जाएगा। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू है 900 करोड़, मतलब ये तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात कर दी 900 करोड़। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, ठीक है, वो है 800 करोड़। अब एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो गया 805, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हो गया 20, एस्टिमेटेड एडिशनल इंक्रीज इन कॉस्ट, एडिशनल इंक्रीज बोल रहे हैं, ये देखो ये इंक्रीज इधर 15, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अप टू, ठीक है, तो 161, 584 और 820। अब एट द एंड ऑफ ईयर 2 कॉस्ट इंकर्ड इंक्लूड 10 करोड़ फॉर मटेरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज इन ईयर 3 टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्या लिखा हुआ है, क्या बोला गया है कि एट द एंड ऑफ ईयर 2 कॉस्ट इंकर्ड, जो भी कॉस्ट इंकर्ड करा है उसमें जो 10 करोड़ का इंटू उसमें 10 करोड़ का मटेरियल है वो स्टोर्ड है एट साइट, वो 3rd ईयर में यूज होगा टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, ठीक है। स्टेट द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज स्टेटमेंट ऑफ P&L इन दिस 3 ईयर। अब समझो क्या बोला गया है। अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमको वर्क कंप्लीशन निकालना पड़ेगा। वर्क कंप्लीशन की बात करें तो अगर कॉस्ट वाले ओरिएंटेशन से चले तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू है 900, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 800, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 800, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 805, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 805 और 161 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दे के रखा है। अब सोचो 161 प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है 805 हो गया 966, ठीक है। तो देखा जाए तो यही देखो कि अब समझो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या ऐसा बोल के रखा है कि एस्टिमेटेड फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, नहीं ऐसा नहीं बोल के रखा है, एस्टिमेटेड फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं बोल के रखा है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको 161 डिवाइड बाय 805 कर देना चाहिए था क्योंकि वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात कर रहा है। 161 डिवाइड बाय 805, 161 डिवाइड बाय 805, ये हो गया हमारा 20%, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ये हो गया 20%, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अप टू ईयर 2 मतलब 584, ठीक है, ये 584 हो गया। अब 584 डिवाइड बाय क्या करोगे, एस्टिमेटेड है 805, एडिशनल इंक्रीज हो गया 584 डिवाइड बाय 820, 71.21%, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला है, 805 का हो गया 820 और इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड जो दे के रखा था वो है 584, पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड में तो 10 करोड़ तो मटेरियल स्टोर्ड वाला था, तो ऐसे केस में 584 माइनस 10 हो गया 574, 574 डिवाइड बाय 820 हो गया, तो वो 70% हो गया वर्क कंप्लीशन, ठीक है। अब उसके बाद में ये 10 करोड़ है, बाद में लग गया तो टोटल कॉस्ट इंकर्ड हो गया हमारा 820, ठीक है। तो आखिर में तो वो हो जाएगा हमारा 100%। तो इस तरीके से वर्क कंप्लीशन निकलता है। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बोला है, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं बोला है, तो एस्टिमेटेड फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो एस्टिमेटेड फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है वो, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात कर रहा था। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब ये जो है 20%, ठीक है,
ये 20% ऑफ वर्क कंप्लीशन मेथड के हिसाब से हमने निकाल लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निकलता है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का निकलता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 900 करोड़ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो 20% है, तो 900 का 20% देखा जाए तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 900 करोड़ है। अब इसमें हमको अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ये सब बताना है। 20% है, ठीक है। 20% वर्क कंप्लीशन मेथड है। एक्सपेंसेस की बात करें तो ये जो 20% है ये किस पे लगेगा? ये लगेगा हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस पे लगेगा। तो 20% जो है 20% ये तो 805 पे लग जाएगा। तो एक तो 20% तेरा लग जाएगा 805 पे, ठीक है। तो 805 पे 20% लगा, वो आया 161, ठीक है। तो वर्क कंप्लीशन मेथड में कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट देखे और ईयर 1 देखे तो 805 पे जो है बाकायदा 805 पे 20% लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 161। अब कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू की बात करें तो 20% है, वो 20% किस पे लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देके रखा है 900 प्राइस देकर रखा है, 900 प्राइस देकर रखा है, तो उसका 20% हो गया, वो हो गया 180। अब देखो समझो, एट द एंड ऑफ ईयर 2 की बात करी, अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये सब पूछा है। स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, 1 सेकेंड, अच्छा उसने बी का ये आंसर, ओके, ये तो हमने सही निकाल लिया कि जो पहला वाला है, पहले वाला 19 होगा ईयर 1 का। ईयर 2 की बात करें तो ईयर 2 में वर्क कंप्लीशन हमारा 70। अब जब बात आती है वर्क कंप्लीशन 70 की, ठीक है, जब वर्क कंप्लीशन जो हो गया है हमारा 70% हो गया है, तो सबसे पहले वो निकलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले कितना था? पहले था हमारा 805। 805 में कितना ऐड हुआ? 15 ऐड हुआ, तो 820 हो गया। 820 का टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना परसेंट अब निकलेगा? अब निकलेगा 70%, ये हो गया 574, ठीक है, ये हो गया 574। तो ईयर 2 में कॉस्ट हो गया 574। पर अगर देखें हम रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू जो है 900 में हो गया 20 ऐड हो गया, ठीक है। 920 का 70%, तो 920 का 70% हो गया 644। तो 644 माइनस 574, 70, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो पहले का प्रॉफिट 19, दूसरे का प्रॉफिट हो गया हमारा 70। तीसरे ईयर की बात करें तो रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू हमारा पूरा हो जाएगा 900 में 20 ऐड किया, तो 920, और 805 का 15 ऐड किया, 820, तो हो जाएगा प्रॉफिट 100। तो ऐसे में प्रॉफिट 19, 70 और 100, ये हो गया हमारा। अब समझो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कभी निकालना हो, ये तो जो ईयर 2 में हमने करा, ये ईयर 2 में हमने जो करा, ये इंक्रीज हुआ है जो भी है, ये ईयर 2 तक है, क्योंकि ईयर 2 का इंक्रीज बताया है, ईयर 2 का अमाउंट नहीं बताया है। ईयर 2 में 20 से इंक्रीज हो गया रिवेन्यू, 15 से इंक्रीज हुआ कॉस्ट, और अप टू, इम्पॉर्टेंट क्या है कि अप टू ईयर 2 जो है वो, सिंपल सी बात है, ये बताना चाह रहे हैं, अप टू ईयर 2 जो प्रॉफिट है वो 70 है, पर ईयर 1 का प्रॉफिट हम हटाए 19, तो इस तरीके से 51 का जो है प्रॉफिट होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इधर? अप टू रिपोर्टिंग डेट। तो इस तरीके से फिर ईयर 3 की बात होती है, ठीक है। तो इससे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 आ गया। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इधर ध्यान देना कि एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बोला है, इधर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मत मान लेना, इसको लिख लेते हैं। तो लिख लिया है कि मई 20 के आरटीपी में पूछा गया था, तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं लेना है हमें, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमको बिल्कुल नहीं लेना है। तो इस तरीके से जो है हमारा मई 20 के आरटीपी का भी क्वेश्चन अच्छा है, तो ले देंगे, क्वेश्चन अच्छे हैं। अब देखो, मई 18 के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया है और मई 20 के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया है। अब वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने सब समझ लिया है। अब मई 18, मई 20 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। ओके, तो इधर अगर हम देखें तो इधर तो सिर्फ सिंपल से ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है, उसका पूरा पूछ लिया गया है कि कैसे हमको डिस्क्लोज करना है। द कॉन्ट्रैक्टर फर्म ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया, वर्क सर्टिफाइड, नॉट सर्टिफाइड, फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट। ये इन तीनों से हम परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन निकाल लेंगे।
वर्क कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे निकाल लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले रिवेन्यू ऐसे आ जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस टू बी रिकॉग्नाइज। तो अपन ये देख लेते हैं 250 प्लस 220 तो 470 हो जाता है और 550 हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 500 है तो 50 पे तो जो है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रिकॉग्नाइज हो गया। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर में हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऐड करा है जिसमें वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड है, तो इस तरीके से आ जाएगा 320। 320 में से हम माइनस करेंगे, हमको 50 का लॉस जो हुआ है वो 270 हो जाएगा। और 270 के बाद जो हमको प्रोग्रेस पेमेंट 270 ज़ीरो, तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं आंसर, फर्स्ट के बी का तो आंसर का तीसरा वाला आंसर ज़ीरो आना चाहिए। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर होगा, ठीक है, वो 10 आ रहा है आंसर, ठीक है। इतना कुछ खास नहीं था बी का सेकंड वाला पोर्शन जो भी हमने बात करी, और ठीक है। अब वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड निकालना था, तो इस तरीके से जो है इन्होंने पूरा कैलकुलेशन है, पूरा इजी कैलकुलेशन है कि उन्होंने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टिल डेट निकाला, मतलब वही कॉस्ट टू डेट निकाला, टोटल कॉस्ट निकाला, डिवाइड करके इन्होंने परसेंटेज निकाला, फिर रिवेन्यू निकाल लिया, ठीक है, रिवेन्यू निकाल लिया। और फिर डिस्क्लोजर की बात कर दी, जो पूछा है कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो फोर्सिएबल लॉसेस निकल गए, 50। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि टोटल फोर्सिबल लॉस निकल गया 50, जिसको रिकॉग्नाइज करना है एज एन एक्सपेंसेस। इसमें फिर क्या चेंज करा है, टोटल अगर फोर्सिबल लॉसेस है तो उसको 50 तो वैसे भी मान ही लिया गया है। अब इसमें इन्होंने नई चीज़ें करी कि लॉस फॉर द ईयर 330 माइनस 300, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको बुक कर लिया कि इन्होंने कैसे करा है। यूजुअली देखा जाए तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, ये पर्टिकुलर चीज़ कुछ नहीं दिखी, जहाँ पे जो है टोटल फॉर्सिबल लॉस को हमको एक्सपेंसेस जैसे रिकॉग्नाइज करना है, पर इसमें भी इन्होंने लॉस फॉर द ईयर निकाला, जिसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड ऐड करके माइनस जो एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट लगने वाली है। तो एक तरीके से इन्होंने ये करा है, कॉस्ट टू डेट माइनस एस्टिमेटेड जो फर्दर कॉस्ट लगने वाली है प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। तो ऐसे करते हुए उन्होंने जो है फॉर्सिबल ये लॉस निकाला है फॉर द ईयर। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यार ये कैसे निकाला इन्होंने, कि ये किस तरीके का फॉर्मूला है, ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला है। चलो, अब जो है देखा जाए तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखने का है। साथ ही साथ अभी हम और देख लेते हैं A7 के रिस्पेक्ट में और भी क्वेश्चन है क्या। अच्छा, क्वेश्चन में तो साथ ही साथ ऑल्सो प्रेजेंट द रेलेवेंट डिस्क्लोजर। अच्छा, रेलेवेंट डिस्क्लोजर भी पूछ लिया इन्होंने, तो रेलेवेंट डिस्क्लोजर भी आपको बताने के, ठीक है। तो रेलेवेंट जो डिस्क्लोजर थे वो भी बताओ। तो ठीक है, नवंबर 19 की सजेस्टेड में था, ठीक है, ये क्वेश्चन नवंबर 19 की सजेस्टेड में था, नवंबर 18 के सजेस्टेड में नहीं दिखा रहा है। ओके, सो नवंबर, राइट, ओके, नवंबर 18 में भी क्वेश्चन है, राइट। और नवंबर 18 में जो क्वेश्चन है वो मिलता जुलता है हमारे पीएम से, नहीं, हमारी आरटीपी के क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ठीक है, जिसमें हमें जो है कहीं ना कहीं तो इसको ऐसा मार्क करा होगा प्रॉपर तरीके से। 1 सेकेंड, ओके, हाँ, ये नवंबर 18 की आरटीपी में आएगा, नवंबर 18 की आरटीपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और नवंबर 18 के अच्छा एग्जाम में भी आ गया, मतलब ये एडिशनल जो 18 में जो पूछा वैसा का वैसे इन्होंने एग्जाम में भी पूछ लिया। कर लेते एक बार इसको वापस सब, कि कंपनी ने अंडरटेकन करा है कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट रेलवे ओवरब्रिज विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन 3 ईयर। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ रिवेन्यू जो एग्रीड था वो 750 था, फिर ईयर 2 में भी 750 है, फिर ईयर 3 में भी 750 है। वेरिएशन जो है वो 50 और 50 का है। कॉस्ट इंकर्ड अप टू रिपोर्टिंग डेट बोल दिया इन्होंने, अप टू रिपोर्टिंग डेट है 240, 520 और 700। कॉस्ट टू कंप्लीट, ठीक है, तो ये तो इंकर्ड है, टू कंप्लीट 460, 180। मटेरियल एट साइट टू बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर, ओके, ये मटेरियल एट साइट है वो सब्सिक्वेंट ईयर में यूज़ होगा 65 और 100। एसेटेन द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। अब रिवेन्यू एक्सपेंसेस और प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले हम ये समझे कि हमें रिवेन्यू निकालना है। तो रिवेन्यू निकालना है तो रिवेन्यू निकालने का तरीका क्या रहेगा,
रिवेन्यू निकालने के लिए आपको परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन निकालना पड़ेगा। वर्क कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो वर्क कंप्लीशन की बात होगी तो कॉस्ट जितना हमने इंकर्ड करा है, कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय कॉस्ट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट। ठीक है, तो 240 डिवाइड बाय 240 प्लस, अगर हम वैसे करें कि 240 प्लस 460 करें, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट, तो हम इसको समझ लेते हैं या तो एक्सपेक्टेड फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट, या तो उसको ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो इंकर्ड है, ऑब्वियस सी बात है मटेरियल एट साइट हमको समझना पड़ेगा कि वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड में से माइनस होता है। तो जैसे कि इधर लिखा हुआ था रेड कलर से कि स्टॉक लाइन माइनस होता है, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो इंकर्ड है एज रिड्यूस बाय स्टॉक लाइन मटेरियल एट साइट। तो अगर हम समझे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट, ठीक है, तो 240 है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट, तो ये इसको ये मान लिया कि ये फर्दर कॉस्ट है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट ये फर्दर कॉस्ट है। जैसे कि अगर हमने मई 20 के आरटीपी में देखा जो उन्होंने एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट था, ठीक है, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट था, तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जब देकर रखा था तो वो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब पूरी कॉस्ट की बात कर दी इन्होंने। ठीक है, तो वैसे ही अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट लिखा गया है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट इधर जो है इसको इन्होंने एडिशनल माना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट जो है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट दिया हुआ है, तो मुझे तो ये लगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट मतलब टोटल कॉस्ट है, पर नहीं, ये टोटल कॉस्ट नहीं है, 460 ये एडिशनल कॉस्ट है। सो इधर जो बात हो गई है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, हमने क्या समझा कि सब हमने सारी डिटेल्स देखी। रिवेन्यू दे के रखा है 750, वेरिएशन दे के रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दे के रखा है। अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो सबसे पहले हमको वर्क कंप्लीशन मेथड निकालना पड़ेगा, और वर्क कंप्लीशन में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तो कॉस्ट इंकर्ड अप टू रिपोर्टिंग डेट 240 है। अप टू रिपोर्टिंग डेट में 240 प्लस 460 हो जाएगा, 240 प्लस 460, 240 प्लस 460 डिवाइड इक्वल टू इंटू 240, 34.28%। ठीक है, अब देखो 240 को हमने डिवाइड कर दिया, पर हमको समझना पड़ेगा मटेरियल एट साइट तो रिड्यूस होगा ना, तो 240 माइनस 65, 175, 175 डिवाइड बाय 700, तो इधर आया 25%। जैसे मैं इसमें निकाल दिया 25%। ठीक है, ऐसे ही जब बात हुई कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड है 520 और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वो है 180, ये हो गया 700। तो 520 में से 420 डिवाइड बाय 700 करो, तो 420 डिवाइड बाय 700 करा तो ये आ गया 60%, 25% ये 60% ये हो गया टोटलिटी में। फिर बचा हुआ जो है वो तो 100% ही रहेगा, क्योंकि 25% है, बढ़ के वो हो गया 60%, और फिर जो है वो 100% हो गया। मतलब एक तरीके से जो है इधर क्यूमुलेटिव तरीके से इन्होंने कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 25%, 60%, 100% वो सब तो ठीक है। अब रिवेन्यू की बात करते हैं, तो रिवेन्यू इनिशियल अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो 750 था, तो 750 था तो उसका 25% निकाला। कायदे से देखा जाए तो परसेंटेज कंप्लीशन है इनिशियल अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो 750 जो है, अब देखो इधर जो है मई 20 की आरटीपी ओपन करके रखी है। ओके, ये मई 20 की आरटीपी है, राइट। अब इधर भी जो है, अब समझते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि इधर जो रिवेन्यू है ये तो 750 एस क्वेश्चन में दे के रखा था। रही बात आती है कॉस्ट की, तो कॉस्ट हमें 700 का निकालना है 25%, कि हमें जो है देखा जाए तो 700 में से अगर हम माइनस करें 65, 700 में से माइनस करें हम 65, 635 का हमको 25% निकालना चाहिए। तो देखो अभी 750 आया, ठीक है। वर्क कंप्लीशन मेथड अगर ईयर 1 के हिसाब से चलूँ तो 25% है, रिवेन्यू 750 है, 750 का 25% गया 187.5। सेकेंड का अगर मैं देखूँ
रिवेन्यू अगर प्रॉफिट सॉरी अगर मैं इसका कॉस्ट देखूँ, रिवेन्यू तो हमारा निकल गया 187.5, कॉस्ट में देखूँ तो ऐसे केस में अगर मैं परसेंटेज लगाऊंगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे लगाऊंगा तो वो 700 निकलेगा, राइट। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा निकलेगा 700, और ये 700 के ऊपर मैं कितना लगाऊंगा 25%, 700 का 25% आया 175, तो 175 माइनस किया 187 माइनस 100, 187.5 माइनस 175 वो है 12.5। ये 12.5 हमारा आया, 12.5 हमारा आया प्रॉफिट उस साल का, ठीक है। प्रॉफिट उस साल का आया 12.5। अब देखो दूसरा, अब जो है हमारा रिवेन्यू, अब इधर देखे इस क्वेश्चन में देखे पहला साल का रिवेन्यू कैसे आया था, 900 रुपये था, ठीक है, 20% था, तो 900 का 20% हमारा आया 180, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड 805 का भी 20% आएगा 161। तो ऐसे ही कैलकुलेट करा था इन्होंने भी, ऐसे ही कैलकुलेट किया। अगले क्वेश्चन में अगले ईयर में देखें तो 60% हो गया। तो अगर हम देखें 60% हम किस पे निकालेंगे, 60% हम निकालेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हो गया, वो 800 हो गया। 800 का कितना निकालोगे, 60% निकालोगे 480, हमने निकाला 480, ठीक है। अप टू ईयर 2 480 है। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, वो है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा है 70 का 60% हो जाएगा 420। तो 420 माइनस किया, 480 में से 420 माइनस किया तो 60 हो गया, ठीक है। और 60 में से 12.5 पुराना है तो 47.5 बन जाना चाहिए। तो वैसे ही अगर इधर देखें तो वेरिएशन था, जैसे इधर वेरिएशन है इधर भी वेरिएशन था। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 920 हो गया था, 920 का देखें हम तो 920 का कितना परसेंट हुआ, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 70% था, 70% हुआ 644 हुआ। तो ठीक है, ये 644 ले लिया। साथ ही साथ जो है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना था, अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना था, तो अगर हम देखें तो कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में ऐसा था कि जो हमारा कॉस्ट है वो उनको समझना पड़ेगा। कॉस्ट हमारा 805 था। अब 805 में 70% नहीं लगते हुए 805 में वेरिएशन ऐड हुआ, मतलब वेरिएशन ऐड होके 70% लगा, मतलब 574, ठीक है, राइट। 574 आया। अब ये 574 आया तो उसमें से 180 माइनस और 161 ये पुराने माइनस हुए तो इस साल का कैलकुलेट हुआ। अब रही बात करें हम क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आरटीपी के सजेस्टेड के ये वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, सजेस्टेड के ये वाले क्वेश्चन में तो कुछ वेरिएशन थे ही नहीं, तो 700 पे पूरा 60% लग गया। अब 700 पे 60% लग गया तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो 700 का 60% लग गया मतलब 420, ठीक। तो 800 का 60% 480 और 420 मतलब 60 है अप टू ईयर 2 का प्रॉफिट, जिसमें 12.5 तो हमारा पुराना था। सिंस पुराना 12.5 था तो इस साल 47.5 आया। तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल में देखें तो वेरिएशन के नाम पे वही था कि 50 का वेरिएशन था, ठीक है। तो 50 का वेरिएशन था मतलब कि अप टू ईयर 3 50 का वेरिएशन था, मतलब कि ये कुछ नया नहीं है। जैसे कि पहले 750 था, ईयर 2 में भी 750 है, ईयर 3 में भी 750 है, ठीक है। अप टू ईयर 2 भी 750 है, अप टू ईयर 3 भी 750 है, कुछ एडिशनल में इंक्रीज नहीं हुआ है। वेरिएशन का देखें तो 0 था, फिर अप टू ईयर 2 50 है, अप टू ईयर 3 भी 50 है, तो कुछ ऐसा एडिशन नहीं है। मतलब कि तीसरे साल तो वैसे भी अब 100% ही होगा, ठीक है। तो हमारा रिवेन्यू 800 है, कॉस्ट 800 है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो 40 है वो तीसरी बार का हमारा जो है प्रॉफिट आएगा, ठीक। पहले का प्रॉफिट है 12.5, दूसरे का 47.5 और तीसरे का है 40। इस तरीके से हमने प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करें। तो अब समझो कि अगर देखा जाए तो आरटीपी का क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन में एक नई चीज़ ये इन्होंने कर दी थी कि इन्होंने जो है पर जो है अगर अप टू कैलकुलेट करके, इन्होंने अप टू का कैलकुलेट करके प्रायर ईयर का माइनस करके भी ईयर 2 का निकाला, और इधर जो है सिर्फ ये परसेंटेज कैलकुलेट करके छोड़ दिया, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करके छोड़ दिया। जबकि अगर आरटीपी का क्वेश्चन का हम देखें पैटर्न, तो क्वेश्चन में पूछा होगा, क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ ईयर 2, चलो ठीक है, पूछा है स्टेट द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L।
तो पूछा था कि कितना हम जो है P&L में डालें। अगर सजेस्टेड की बात करें तो इधर एसर्टेन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट जो P&L में जाना चाहिए। सजेस्टेड में भी ऐसा ही पूछा है, और सजेस्टेड में आखिरी में जो है इधर स्टेटमेंट नहीं बनाया और सिर्फ परसेंटेज मार्क करके छोड़ दिया, तो इससे जो है डिफ़िकल्टी क्रिएट हुई। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नोट्स में हम अमेंड कर सकते हैं कि जो मई 20 की आरटीपी का क्वेश्चन है वो करे, नवंबर 18 का क्वेश्चन नहीं करे। देखो तो भले ही देखो अब AS7 में हमको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा लगा धीरे हमारा हुआ क्वेश्चन, पर अगर हम समझे तो क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ें थी, वो छोटी छोटी चीज़ों को लिखना ज़रूरी था, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना ज़रूरी था, जो कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने के बाद अब ये होगा कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम सिर्फ नवंबर 18 की आरटीपी, मई 19 की आरटीपी में जो इन डेज है वो देख लेंगे। नवंबर 18, मई 19 की आरटीपी का एक क्वेश्चन एस्केलेशन कॉस्ट वाला, और मई 20 की आरटीपी, ये 3 क्वेश्चन A7 से बनते हैं, और एक मई 19 में जो है कंपैरिजन है वो वाली बात हम कर लेंगे। बाकी देखा जाए तो सारे नोट्स हमारे जो है हो गए हैं कवर। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेटली रिकॉर्ड किया, ठीक है, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है, एक क्वेश्चन के रूप में। सो इस तरीके से जो है हमारा AS7 ओवर होता है। आई होप सो आपको AS7 में अंडरस्टैंडिंग आई होगी, ठीक है। और अगर आपका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी है लाइक कमेंट, और कभी कुछ आपको लग रहा है कि बेटर तरीके से वीडियोस को बना सकते हैं तो आप जो है अपना कमेंट भी इधर कर दीजिएगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो टिल देन डू योर वर्क, एंड जो भी आपको डाउट वाउट लगे तो बाकायदा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको कैटर कर लूँगा। थैंक यू।